हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। सिस्टमिक पैथोलॉजी का अगला चैप्टर है जीआई पैथोलॉजी, जो ना ही पैथोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है बट मेडिसिन और सर्जरी में भी उतनी ही वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। डिवाइड करते हैं इसको, सबसे पहले ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, एंड में इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये सब स्टार्ट करने से पहले बेसिक हिस्टोलॉजी से हमें इतना पता है कि पूरे जीआईटी में 4 लेयर्स मिलती हैं, उनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाली जो पहली लेयर होती है दैट इज नोन एज म्यूकोजा। म्यूकोजा के नीचे जो लेयर होती है उसके नाम से समझ आता है म्यूकोजा के नीचे, जैसे कि सब म्यूकोजा। नेक्स्ट फाइनली आता है मसल, जो थिक मसल लेयर होती है उसका नाम रखा गया है मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया, एंड एंड में आउटर मोस्ट इज सीरोजा। सो 4 लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल एंड सीरोजा। इनमें से वो कौन सी लेयर है जो ईसोफेगस में नहीं पाई जाती? तो सीरोजा इज एब्सेंट इन द ईसोफेगस। नेक्स्ट, वो कौन सी लेयर है जो गॉल ब्लैडर में नहीं मिलती? तो सब म्यूकोजा इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन द गॉल ब्लैडर। अब पूरे जीआईटी में जो पेसमेकर सेल होता है, जो पेस बनाने का काम करता है, सो द पेसमेकर सेल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एनाटमी, दैट इज नोन एज सेल ऑफ काहाल। एंड पैथोलॉजी एंड मेडिसिन में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल ऑफ काहाल से आगे जाके हम एक ट्यूमर पढ़ेंगे दैट इज नोन एज जिस्ट। दिस इज द वेरी बेसिक। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज ईसोफेगस, एंड उसकी जो पहली डिजीज है उसका नाम है एक्लेजिया कार्डिया। एक्लेजिया कार्डिया का जो बेसिक डेफिनेशन है कि उसमें 2 चीज़ें मिसिंग होती हैं बॉडी में से, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वीआईपी। बेसिक फिजियोलॉजी ईसोफेगस की हमें बताती है कि ईसोफेगस में जो कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है वो एसिटाइल कोलिन कराता है, और जो ईसोफेगस रिलैक्सेशन का काम होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी से होता है। एक्लेजिया कार्डिया में क्या हो रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी नहीं है, मतलब कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, देर इज नो रिलैक्सेशन। एसिटाइल कोलिन अपना काम करता रहेगा, तो ईसोफेगस हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे रहेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ज़्यादातर केसेस में तो हमें कॉज नहीं पता होता, इडियोपैथिक। आजकल बोला जा रहा है कि ये शायद इम्यूनोलॉजिकल है, एंड इसे एक पैरासाइट के साथ लिंक किया जाता है दैट इज ट्रोपैनोसोमा क्रूजी, जो कि कराता है शागाज डिजीज, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन एक्लेजिया कार्डिया। तो पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? डिस्फेजिया, उसे खाने पीने में दिक्कत होगी, बट ज़्यादा दिक्कत उसे लिक्विड्स के साथ आएगी। डिस्फेजिया इज मोर टू लिक्विड्स दैन टू सॉलिड्स, एंड सर्जरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्लेजिया में लिक्विड्स मोर देन सॉलिड्स, जैसा जैसा लिख रहे हो, लिक्विड्स मोर देन सॉलिड्स, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने बोला दैट देयर इज डिस्फेजिया टू सॉलिड्स मोर देन लिक्विड्स, तो अब हमारा जो डाउट होगा वो ईसोफेजियल कैंसर की तरफ ज़्यादा जाता है। तो एक्लेजिया में डिस्फेजिया मतलब पेशेंट कहेगा कि मुझे पानी पीने में ज़्यादा तकलीफ होती है, खाना खाने में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो डिस्फेजिया मोर टू लिक्विड्स देन सॉलिड्स इज एक्लेजिया। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो ये जो फोटो है यहाँ पे, द बेरियम स्टडी, बेरियम स्टडी पे आपको ये बर्ड बीक अपीयरेंस दिख रही है। अगर इसे ट्रेस करें तो क्लासिकल बर्ड बीक, क्योंकि ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्टेड है, बट दिस इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। द बेटर टेक्निक फॉर डायग्नोसिस इज मैनोमेट्री। मैनोमेट्री हमें प्रेशर चेंजेस के बारे में बताता है। तो ऑब्वियसली नीचे क्योंकि इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है तो प्रेशर तो बढ़ा ही होगा, तो प्रेशर इज मोर, ये बात हमें मैनोमेट्री से पता लगती है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? एक मेडिसिन की ट्रीटमेंट और एक सर्जरी की ट्रीटमेंट। तो मेडिसिन में हम ट्राई करते हैं कि हम बॉट्यूलिनम टॉक्सिन दे दें इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का काम होता है एसिटाइल कोलिन को कम करना। अब इसमें देखो नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी तो वैसे ही नहीं है, जो काम कर रहा है वो एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्टेड है। आप एसिटाइल कोलिन को भी हटा दो तो ईसोफेगस अपने आप ओपन हो जाएगा। तो हम देंगे इंजेक्शन बोटॉक्स का। अगर वो काम नहीं करेगा तो सर्जरी में हम खुद सर्जिकल इंसिजन से हमें ये कॉन्ट्रैक्टेड पोर्शन को यहाँ से खोलना पड़ेगा, एंड दैट डिजीज इज नोन एज हेलर्स मायोटोमी। दिस इज द फ्लैश कार्ड दैट यू हैव फॉर एक्लेजिया कार्डिया, द फर्स्ट डिजीज ऑफ ईसोफेगस। द सेकेंड डिजीज विच यू क्विकली हैव टू स्टडी, सर्जरी में पक्का पड़ा होगा, ईसोफेगस में अल्कोहल इंड्यूस्ड लैसरेशंस। 2 टाइप के होते हैं, मैलरीवीज एंड बोरहैव टेयर। कोई एक याद कर लो क्योंकि दूसरा ऑपोजिट है। मैलरीवीज में जैसे जैसे आप मैलरी शब्द लिखते हो, एक एक अक्षर से आपको एक एक निमोनिक का पॉइंट पता लग जाएगा। सो एम विल टेल यू कि ये जो टेयर होता है ये सिर्फ म्यूकोजा में होता है, मतलब ये सारी लेयर्स में नहीं होता, ये एक सुपरफिशियल टेयर होता है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट अल्फाबेट जो हमें बताता है AL। सो एज आई सेड दिस इज एसोसिएटेड ओनली विद अल्कोहल, अल्कोहल इंड्यूस्ड टेयर है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज LO, तो इसका जो
डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, LO फॉर लॉन्गिट्यूडनल. सो द डायरेक्शन ऑफ दिस टेयर इज गोइंग टू बी लॉन्गिट्यूडनल. LO से एक और चीज़ है, ये कहाँ पे हमने बनाया, क्या हमने गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के ऊपर या नीचे, तो ये उसके नीचे बनाया है, तो इट इज़ LO फॉर बिलो द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन. सो रिपीटिंग वंस अगेन, नंबर 1 M फॉर म्यूकोजल सुपरफिशियल होता है, AL फॉर अल्कोहल से रिलेटेड होता है, LO से दो चीज़ें, डायरेक्शन इसकी लॉन्गिट्यूडनल है एंड LO लो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के नीचे मिलता है. क्योंकि इसी को कंपेयर करो बोरहैव सिंड्रोम से, तो अगर मैलेरी वीज हमारा म्यूकोजल सुपरफिशियल था, तो जो बोरहैव होगा वो सारी लेयर्स का टेयर होगा, मतलब पूरे इसोफेगस की सारी लेयर्स डैमेज होने वाली हैं. अल्कोहल से रिलेटेड ये भी है, बट अब अगर मैलेरी वीज बिलो द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन था, तो बोरहैव सिंड्रोम अबव द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन मिलेगा. मतलब अगर ये स्टमक है तो ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर पाया जाएगा, इट इज 2.5 सेंटीमीटर्स अबव द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन. तो मैलेरी वीज याद कर लिया तो बोरहैव को उल्टा कर देना. हाउ डज द पेशेंट प्रेजेंट, मेडिसिन में एक ट्रायड पढ़ते हो आप, मैकलर्स ट्रायड, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लैसरेशन हो रहा है, टेयर हो रहा है, तो पेशेंट को ब्लीडिंग तो होगी, तो वॉमिटिंग में ब्लड आएगा तो उसे बोलेंगे हेमेटेमेसिस. साथ में होगा पेशेंट को चेस्ट पेन क्योंकि टेयर हुआ है इसोफेगस में, तो क्या इसे मिला के हम पेनफुल हेमेटेमेसिस का नाम दे सकते हैं. तो ट्रायड की दो चीज़ें तो समझ आ गई, दैट इज पेन होगा चेस्ट में एंड ब्लड आएगा वॉमिटिस में, पेनफुल हेमेटेमेसिस. साथ में अगर बोरहैव सिंड्रोम देखो, तो बोरहैव सिंड्रोम में तो सारी लेयर्स रप्चर हो चुकी थी. अगर सारी लेयर्स रप्चर हो चुकी हैं तो मतलब द पेशेंट इज गोइंग टू लैंड अप विद एयर. अब ऑब्वियसली वो जो स्किन के नीचे होगा एयर का डिपोजिशन होगा, सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा होगा. तो जब आप पेशेंट की चेस्ट को ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी जिसे बोला जाता है हैमंड्स क्रंच. रिमेंबर, पेनफुल हेमेटेमेसिस विद हैमंड्स क्रंच, इन तीन चीज़ों को मिला के मेडिसिन में मैकलर्स ट्रायड का नाम दिया गया है. सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन. ये दो छोटे टॉपिक्स थे. कमिंग टू द बिगर टॉपिक, बट ये टॉपिक डिटेल में अब नहीं पढ़ना क्योंकि चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है. वी हैव स्टडीड अबाउट बैरेट्स इसोफेगस जो कि एक मेटाप्लेजिया होता है, तो 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. बैरेट्स इसोफेगस में कौन सी एपिथीलियम एक से दूसरे में चेंज होती है, तो नॉर्मल एपिथीलियम होती है, स्क्वामस एपिथीलियम. तो यहाँ पे जो भी पेल एरिया दिख रहा है वो सारा स्क्वामस एपिथीलियम वाला एरिया है, और ये चेंज हो जाता है इनटू इंटेस्टाइनल कॉलुमनर एपिथीलियम. किस रीजन से, बिकॉज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से ये इंटेस्टाइनल कॉलुमनर में चेंज हो जाता है, तो इसे बोला जाता है बैरेट्स इसोफेगस. इंटेस्टाइनल कॉलुमनर एपिथीलियम इसमें से कहाँ दिखाई दे रही है, तो अगर आप देखो दिस रेडिश एरिया over here, this is known as Barrett's esophagus. ये है वो intestinal columnar epithelium. इसमें बार बार जो emphasis जाता है वो intestinal शब्द पे जाता है, क्योंकि intestinal word से हमें पता लगेगा कि इसमें goblet cells होते हैं. goblet मतलब जो ग्लास की तरह दिखाई दे. तो अगर आप ये फोटो देखोगे तो इसे जूम इन करने पे ऑल ऑफ यू विल सी कि कुछ ऐसे सेल्स अब दिखाई देने लग जाते हैं. ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ पानी या कुछ मटेरियल भरा हुआ है, वो ग्लास की तरह है. तो क्या भरा हुआ है, प्लीज रिमेंबर दैट गॉबलेट सेल्स कंटेन एसिडिक म्यूसिन. और अगर आप पहचानना चाहते हो कि एसिडिक म्यूसिन का कोई स्पेशल स्टेन है तो A फॉर A, एसिडिक म्यूसिन का स्पेशल स्टेन होता है एल्शियन ब्लू पॉजिटिव. तभी यहाँ पे जो ग्लास है वो ब्लू कलर का दिख रहा है बिकॉज यू हैव स्टेन्ड इट विद एल्शियन ब्लू. नाउ इतना एम्फोसिस बैरेट्स इसोफेगस को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने पेशेंट को ट्रीट नहीं करा तो ये आगे जाके कैंसर करा सकता है. इसमें कैंसर कराने की क्षमता पोटेंशियल देखा गया है. तो कौन सा कैंसर करा सकता है, दैट इज गोइंग टू बी अडीनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस, विच इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अब जब कैंसर्स की बात हो रही है तो अगला टॉपिक वही आएगा, व्हाट आर द 2 कैंसर्स ऑफ इसोफेगस. एक होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एक होता है अडीनोकार्सिनोमा. तो सबसे पहले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से शुरुआत करते हैं. किसी भी प्रकार का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हमारे शरीर में अगर आपको डायग्नोज करना है पैथोलॉजी में, तो सारे स्क्वामस सेल कार्सिनोमास की फोटो सेम होती है, दैट इज माइक्रोस्कोपिकली आपको दिखेंगे ये पिंक कलर की राउंड स्ट्रक्चर्स, एंड इन्हें बोला जाता है केरेटिन पर्ल्स. हर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में यही फोटो दिखाई देती है. अब हम बात कर रहे हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस. इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ABCDE से याद कर लेते हैं. सबसे पहले A फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के साथ स्मोकिंग साथ साथ चल ही जाता है. B फॉर हॉट बेवरेजेस,
सी फॉर सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज है तो इंटेस्टाइन की डिसऑर्डर, बट अगर ईसोफेगस में पूछा जाए कि क्या हो सकता है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। डी फॉर ड्रग इंड्यूस्ड, ड्रग्स एंड रेडिएशंस, एंड ई फॉर एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा, इसके साथ भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ईसोफेगस हैज बीन एसोसिएटेड। तो ABCDE याद करने के बाद, इज देयर एनी वायरस? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विच वी स्टडी फॉर सर्वाइकल कैंसर। लॉजिक अभी भी वही है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उन सारी जगहों पे जाके कैंसर कराएगा जहाँ जहाँ स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाएगी, चाहे वो सर्विक्स हो, चाहे वो एनल कनाल हो, चाहे वो स्किन हो, या चाहे वो ईसोफेगस हो। जहाँ जहाँ स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगी वहाँ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जाके कैंसर कराएगा। इसके अलावा देयर इज अनदर डिजीज टाइलोसिस पामेरिस एट प्लांटारिस, ये भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ईसोफेगस कराता है। क्या मतलब हुआ? पामेरिस का मतलब पाम्स और प्लांटारिस का मतलब सोल्स, ये तो हम जानते हैं। टाइलोसिस का मतलब थिकनिंग, कि इस डिजीज में पेशेंट के जो पाम्स एंड सोल्स हैं वो बहुत थिक पाए जाते हैं, और इन पेशेंट्स में इसके साथ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ईसोफेगस देखा जाता है। ये सब रिस्क फैक्टर्स एक तरफ, एंड MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा 10 स्टार इज प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम तो साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा लग रहा है, तो इसका एक्चुअल नाम क्या है? सिड्रोपीनिक डिस्फेजिया। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से 2 चीज़ें उसके नाम से मुझे पता लग रही है। सिड्रोपीनिक मुझे डेफिनेटली बताएगा कि नंबर 1 पेशेंट को सिड्रोपीनिक आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। डिस्फेजिया से मुझे समझ में आएगा कि अच्छा पेशेंट के ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खाने में दिक्कत हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम है? देयर इज गोइंग टू बी ईसोफेजियल वेब्स। तो सबसे पहली चीज सिड्रोपीनिक आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा डिस्फेजिया मतलब ईसोफेजियल वेब्स। तीसरी चीज आपको अलग से याद करनी है, इनके टंग में देयर इज एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस। सो 3 थिंग्स टुगेदर एंड यू आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर प्लमर विंसन सिंड्रोम। दूसरा नाम याद करना, तभी इसके ट्रायड को याद कर पाओगे। एंड इट कॉजेज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ईसोफेगस। दिखता कैसा है? केराटिन पर्ल्स। अब ऐसे ही हम अडीनो कार्सिनोमा पढ़ लेते हैं। अडीनो कार्सिनोमा भी बॉडी में हर जगह सेम तरीके का दिखाई देता है। अडीनो का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ आपको ग्लैंड्स दिखाई देंगे दैट इज गोइंग टू बी अडीनो कार्सिनोमा। तो अडीनो कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर तो एक ही है, दैट इज बैरेट्स ईसोफेगस। तो अभी जो हम बैरेट्स ईसोफेगस पढ़ के आए थे, जिसमें हमने लिखा था कि आगे जाके ये कैंसर कराने की इसमें क्षमता है, तो कौन सा कैंसर था? अडीनोकार्सिनोमा। तो इसका रिस्क फैक्टर इज बैरेट्स ईसोफेगस। नाउ इफ आई डिवाइड, अगर ये ईसोफेगस है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। लोअर 1/3 में अब कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे स्टमक, एक स्टमक भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्टमक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यहाँ लोअर पार्ट में होती है, मतलब बैरेट्स ईसोफेगस भी नीचे की तरफ होता है। तो अगर बैरेट्स ईसोफेगस नीचे की तरफ होगा तो फिर एडिनोकार्सिनोमा भी आगे जाके कहाँ होगा? नीचे ही होगा। लोअर 1/3 का मोस्ट कॉमन कैंसर पूछा गया तो योर आंसर इज एडिनोकार्सिनोमा। बाकी अगर मिडिल या अपर, बाकी सारे पार्ट में पूछा गया कि सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है, दैट इज गोइंग टू बी द स्क्वामस सेल। तो लोअर में ही बैरेट्स होगा, लोअर में ही अडीनो होगा, बाकी ऊपर की साइड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। दिस इज योर एवरीथिंग दैट यू हैड टू नो रिगार्डिंग द esophagus. Now we can move on to the next topic and that is going to be the stomach. स्टमक में सबसे पहली चीज जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी द मेनेट्रियर्स डिजीज। तो ये स्टमक तो हम पढ़ रहे हैं, पर ये फोटो स्टमक जैसी लग ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टमक की जगह मैम आपने कोई वॉलनट, अखरोट या फिर किसी के दिमाग की ऑटोप्सी की फोटो रखी है। सो दिस इज लुकिंग मोर लाइक द ब्रेन, एंड यही डिजीज का नाम है मेनेट्रियर्स डिजीज। मेनेट्रियर्स डिजीज को ब्रेक डाउन करो तो जेंडर आपको उसके नाम से समझ आएगा, ये सबसे ज्यादा कौन से जेंडर में कॉमन है? इट इज मोर कॉमन इन मेन। क्या रीजन होता है? कौन से मीडिएटर की बढ़ने की वजह से ये देखा जाता है? इट इज एन इंक्रीज इन TGF अल्फा। एग्जामिनर आपको अगर ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि TNF अल्फा या TGF अल्फा या TGF बीटा, आप कंफ्यूज नहीं होगे बिकॉज यू विल कीप इन माइंड GA का मतलब होता है गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक वाली डिजीज में TGF अल्फा साथ में रखना। ओके, तो अब TGF अल्फा बढ़ गया और मेनेट्रियस डिजीज हो गई। तो मेनेट्रियस डिजीज में क्लिनिकली होता क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, मतलब बॉडी में से प्रोटीन का लॉस होता है। एंड इतना तो हमें ऑलरेडी पता है बेसिक, दैट जब जब प्रोटीन का लॉस होगा द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट विद अटैक्स ऑफ एडीमा। सो दे विल गिव यू अ क्वेश्चन सेइंग दैट देयर इज गोइंग टू बी इंटरमिटेंट अटैक्स ऑफ एडीमा। उसके बाद अगर आप ग्रॉसली देखो तो स्टमक जैसा दिखता ही नहीं है, ये तो ब्रेन जैसा दिखना शुरू हो चुका है। सो व्हाट काइंड ऑफ रूगे डू यू सी? सेरेब्री फॉर्म रूगे। अगर आप फोल्ड्स देखो स्टमक के तो ये बिल्कुल ब्रेन में जैसे वो सल्काए गायरा होता है
हैं ना, तो स्टमक ब्रेन की तरह दिखने लगेगा, उसका मतलब है मेनेट्रियस डिजीज। बट यही चीज़ अगर माइक्रोस्कोपिकली देखो तो कौन से सेल्स बढ़ते हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द foveolar cells. There is foveolar cell hyperplasia that you see in Menetrius disease. तो ये थे Menetrius disease के most important 5 questions that you had to know. स्टमक की नेक्स्ट डिजीज जो एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेस अल्सर्स। अब स्ट्रेस में वो वाला स्ट्रेस नहीं जो आप सोच रहे हो कि एग्जाम का या किसी ब्रेकअप का स्ट्रेस, कोई बहुत रियल डील स्ट्रेस है जिसकी बात करी जाती है। एंड दिस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट इन पैथोलॉजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्जरी। स्ट्रेस अल्सर्स इन द स्टमक, सिर्फ स्टमक नहीं, साथ में डिओडिनम भी हम साथ ही पढ़ लेंगे। तो स्ट्रेस अल्सर इज ऑफ 2 टाइप्स, कर्लिंग अल्सर एंड कुशिंग अल्सर। कौन से स्ट्रेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले कर्लिंग कब देखा जाएगा, बर्निंग, राइमिंग बना देना, कर्लिंग अल्सर बर्निंग पेशेंट में देखा जाता है, राइट। वेयरएज कुशिंग अल्सर टेंशन में देखा जाता है, व्हेन द इंट्राक्रेनियल टेंशन ICT increases. So remember, curling ulcer is going to be burning patient and Cushing ulcer is going to be intracranial tension बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट, कौन सा डिजीज स्टमक में होगा, कौन सा डिओडिनम में होगा, तो खुद देख लो किस में S आ रहा है। तो स्टमक में कौन सा पाया जाता है, कुशिंग अल्सर स्टमक में होगा, तो दूसरा वाला कहाँ मिलेगा, वो डिओडिनम में मिलेगा। तो कुशिंग अल्सर इज गोइंग टू बी सीन, रिपीटिंग, कुशिंग अल्सर इज गोइंग टू बी सीन इन द स्टमक एंड कर्लिंग इज सीन इन द डिओडिनम। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ अल्सर, विच इज सुपरफिशियल विच इज डीप, तो याद रखना कुशिंग अल्सर राइम करो तो ये डीप पुशिंग अल्सर है, कुशिंग इज पुशिंग तो ये लेयर्स में डीप जाता है, वेयरएज कर्लिंग अल्सर इज गोइंग टू बी अ सुपरफिशियल अल्सर। सो रिपीटिंग वंस अगेन, कर्लिंग बर्निंग पेशेंट्स में देखा जाता है, कुशिंग टेंशन पेशेंट्स में देखा जाता है, देन कर्लिंग इज सुपरफिशियल, कुशिंग इज पुशिंग दैट इज डीप अल्सर, वेयरएज कुशिंग इज सीन इन द स्टमक एंड कर्लिंग इज सीन इन द डिओडिनम। That is what you had to know about stress ulcers. Now moving on further, अल्सर एक और चीज़ से हो सकता है। There is one bacteria जो आपको जानना ही जानना है स्टमक में, that is हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टोटल 4 चीज़ें करा सकता है स्टमक में। सबसे पहली चीज़ जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कराता है वो होता है गैस्ट्राइटिस। ऑफ कोर्स धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस आगे बढ़ेगा तो पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगी। तो यहाँ तक तो इतनी ना चिंता की बात होती नहीं है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस और अल्सर तो आप संभाल ही लोगे एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन। दिक्कत की बात तब आती है जब H. पाइलोरी आगे जाके कैंसर कराना शुरू कर देता है। तो स्टमक में ये सबसे पहले करा सकता है गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा। वन कैंसर दैट इट कैन कॉज इज गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा। सेकेंड स्टमक कैंसर दैट इट कैन कॉज is maltoma. Remember, these 2 cancers is what you are worried about. And now there is a question that you get कि इसका mechanism of action क्या है, इसके पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसकी वजह से ये कैंसर करा सकता है। It is due to proteins called CAG-A and VAC-A. This is a question that I have taught you in microbio also कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैंसर कराने की क्षमता उसमें इन 2 सुपर पावर्स की वजह से है। CAG-A और VAC-A दिया है भगवान ने इसे, तभी यह हमारी बॉडी में कैंसर करा सकता है। अगर हमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पहचानना है, ये स्टेन नहीं भूल सकते, वॉर्डिन स्टारी सिल्वर स्टेन। एंड लॉजिक हमेशा ये कहता है कि जब भी सिल्वर वर्ड आएगा तो जो कलर मिलेगा वो हमेशा ब्लैक कलर मिलेगा। तो अगर जूम इन करके देखो तो द कलर दैट यू आर सीइंग ओवर हियर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ब्लैक कलर का हो चुका है। INI-CET स्टूडेंट्स के लिए एक और स्टेन होता है फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दैट इज रेफर्ड टू एज द मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन। माइक्रोबायोलॉजी में H. पाइलोरी के लिए कौन सा टेस्ट करते हो, जैसे ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हो या रैपिड यूरिएज टेस्ट करते हो। तो क्यों करते हो, बिकॉज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूरिया बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है, यूरिया बनाता है। तो यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा इसके अंदर। अगर 2 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई, ये 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब, इसमें पूछा कौन सा टेस्ट यूरिएज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, तो हमेशा जो पिंक कलर वाली टेस्ट ट्यूब होती है दैट इज गोइंग टू बी यूरिएज positive. So remember, urease positive will give a pink color. Okay, so H. पाइलोरी की स्टोरी खत्म। राइट नाउ यू टोल्ड मी कि अच्छा ये गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा कराता है, तो अब सारे कैंसर्स की, इन दोनों कैंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक नंबर 1 अबाउट गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा। तो सर्जरी में पूछा जाए कि गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा का सबसे कॉमन साइट कहाँ होता है, कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द एंट्रम ऑफ द स्टमक। उसके बाद अगर इसमें भी देखो तो अल्कोहल, स्मोकिंग और हॉट बेवरेजेस, तो मुझे लग रहा है अभी इसोफेजियल कैंसर में भी पढ़े थे। अल्कोहल, स्मोकिंग, हॉट बेवरेजेस गैस्ट्रिक में भी पढ़ रहे हो, आगे जाके इंटेस्टाइन में भी पढ़ोगे। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, हॉट बेवरेजेस हर जगह आता है।
एक टाइम पे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा सिर्फ जापान में पाया जाता था क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मोक्ड और सॉल्टेड फूड वहीं पे कंज्यूम होता था, बट अब स्मोक्ड और सॉल्टेड फूड ग्लोबली हर जगह हर कंट्री में कंज्यूम होता है। तो अब ये सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, अब ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पाया जाने लग गया है। तो रिमेंबर, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद स्मोक्ड एंड सॉल्टेड फूड। कमिंग टू ऑल द एज नाउ, पर्नीशियस अनीमिया के अंदर देखा गया है स्टमक कैंसर, एडिनोमेटस पॉलिप्स के अंदर देखा गया है, एंड ब्लड ग्रुप ए पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है। सो रिमेंबर, पर्नीशियस अनीमिया, एडिनोमेटस पॉलिप्स एंड ब्लड ग्रुप ए पेशेंट्स हैव ए फॉर adenocarcinoma of the stomach. But now the twist is, I hope you all know pernicious anemia कौन सा डेफिशिएंसी, B12 का डेफिशिएंसी। तो अगर pernicious anemia के केस में आगे जाके स्टमक कैंसर होगा तो उसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होगी दैट विल बी द फंडस। तो अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन साइट पूछा गया तो एंट्रम, बट pernicious anemia के केस में मोस्ट कॉमन साइट पूछा गया तो फंडस। बैक्टीरिया का नाम अभी अभी पढ़ के आए थे, स्टमक में एक ही बैक्टीरिया होता है दैट इज एच पाइलोरी, एंड वी नो कि वो स्टमक कैंसर कराता है। तो अगर पैथोलॉजिस्ट को ये स्टमक कैंसर स्लाइड पे माइक्रोस्कोप में देखना हो तो रिमेंबर, दो टाइप के अपीयरेंसेस हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉरेंस क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन, लॉरेंस क्लासिफिकेशन स्टमक कैंसर के लिए पैथोलॉजिस्ट की एक क्लासिफिकेशन है। पैथोलॉजिस्ट बोलता है कि अगर मुझे ऐसे राउंड राउंड ग्लैंड्स दिखेंगे, स्टमक में ऐसे इंटेस्टाइन जैसे ग्लैंड्स दिखेंगे, तो आई विल कॉल इट इंटेस्टिनल टाइप ऑफ स्टमक कैंसर। क्यों बनाया इंटेस्टिनल टाइप ऑफ स्टमक कैंसर? क्योंकि ग्लैंड्स दिखाई दे रहे थे। सेकंड, अगर मुझे सिंगल सिंगल सेल्स दिखाई दिए, अगर सारे सेल्स ऐसे अलग 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 दिखाई दिए, तो क्या बोलोगे इसको? देन यू विल बी कॉलिंग इट डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब अलग अलग फैला हुआ, तो डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। तो ऐसा क्यों हुआ कि सेल्स अलग अलग फैले हुए हैं? बिकॉज सेल्स को जो रोक के रखती है चीज़ वो नहीं है। जैसे दो सेल्स को रोकने के लिए हमने उन दोनों सेल्स के बीच में फेविकॉल लगाया, ग्लू लगाया, उस फेविकॉल का क्या नाम होता है? फेविकॉल का नाम होता है ई कैडहेरिन। तो अगर कैडहेरिन की जगह अगर CDH लिखा हुआ तो सेम चीज़, ठीक है, CDH जीन और ई कैडहेरिन सेम चीज़। तो सेल्स को रोकने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए आप फेविकॉल लगाते हो, ग्लू लगाते हो, उसका नाम है ई कैडहेरिन। अब वो ग्लू चली गई है, देयर इज लॉस ऑफ ई कैडहेरिन। तो याद रखो, ऐसे याद करने का तरीका है कि जब ग्लू चली जाएगी तो कौन से दो ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं? ग्लू चली गई तो गो लू होने के चांस होते हैं। गो लू मतलब गो फॉर कौन सा कैंसर? डिफ्यूज गैस्ट्रिक जो पढ़ रहे हो, एंड दूसरा कैंसर इज इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो सेल्स के बीच का जो फेविकॉल और ग्लू है, अगर ग्लू चला गया तो गो लू ट्यूमर होने का चांस होगा, दैट इज गैस्ट्रिक कैंसर एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। थोड़ा सा इसे डिटेल में और जानना है, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर का जेनेटिक्स तो जान लिया कि फेविकॉल चली गई, कैडहेरिन चला गया, बट देखने में स्टमक कैसा देखने को मिलता है? एवरीवन, हैव यू सीन अ लेदर बॉटल? एक प्लास्टिक बॉटल और लेदर बॉटल में डिफरेंस ये होता है कि प्लास्टिक की बॉटल जो होती है वो आप क्रश कर सकते हो, लेदर की बॉटल बहुत स्टफ होती है, बहुत रिजिड होती है, आप कभी भी उसे ऐसे क्रश नहीं कर सकते। तो स्टमक अब लेदर बॉटल की तरह दिखाई देता है, जिसे बोला जाता है लाइनाइटिस प्लास्टिका। सो इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे कैंसर है। कैंसर कहाँ पे है? वॉल में है, तभी तो वो बिल्कुल बाहर बाहर से लेदर बॉटल की तरह रिजिड हो चुका है। तो जो कैंसर है दैट इज गोइंग टू बी इन द वॉल। इसी चीज़ को आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो यू विल गेट टू सी द फेमस सिग्नेट रिंग सेल। सिग्नेट रिंग सेल में समझ आई, रिंग की तरह दिखाई देगा। क्यों रिंग की तरह दिखाई देगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो एक कोने में चला गया, डायमंड बन के कोने में रिंग में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? न्यूक्लियस को आपने साइड पे क्यों फेंक दिया? क्योंकि सेल के अंदर कोई और आके बैठ गया है, एंड दैट इज म्यूसिन। तो जैसा पढ़ा वैसे एक बार जूम इन करके देख लो, न्यूक्लियस कहाँ चला गया? न्यूक्लियस बिल्कुल कोने में चला गया, क्योंकि सेल के अंदर म्यूसिन आके बैठ गया। ये देखो, न्यूक्लियस बिल्कुल कोने में चला गया क्योंकि सेल के अंदर म्यूसिन आके बैठ चुका है। तो ये सारे सेल्स जो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर ऑल गोइंग टू बी न्यूक्लियस एक कोने में चला गया, सिग्नेट रिंग सेल्स। अब सिग्नेट रिंग सेल्स और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पैथोलॉजी में? अभी याद है हमने गोलो ट्यूमर्स पढ़े थे, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक जो 3 पॉइंट्स आपने पढ़े वो रिवाइज कर लो। डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर का जेनेटिक्स पूछा गया तो इट इज द लॉस ऑफ दैट फेविकॉल, दैट इज लॉस ऑफ ई कैडहेरिन। ग्रॉस फाइंडिंग पूछा गया तो लाइनाइटिस प्लास्टिका।
माइक्रोस्कोपिक पूछा गया तो सिग्नेट रिंग सेल। सिग्नेट रिंग सेल्स और कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, गो लू में तो मिलेंगे ही, मतलब गैस्ट्रिक कैंसर जो पढ़ रहे हो, प्लस लू दैट इज लोब्यूलर कैंसर, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर गाइनी में ओवेरियन ट्यूमर, क्रुकेनबर्ग ट्यूमर ऑल्सो शोज यू सिग्नेट रिंग सेल्स। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिला, गोलू ट्यूमर्स का जेनेटिक्स भी सेम है, दोनों में ग्लू वाला प्रॉब्लम है, एंड गोलू ट्यूमर्स में सेल्स भी सेम दिखते हैं, दैट इज सिग्नेट रिंग सेल्स। दैट इज व्हाट फिनिशेज ऑफ द पैथोलॉजी पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। बट सर्जरी में गैस्ट्रिक कैंसर कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ 5 फैंसी नाम है जो जल्दी से याद करने हैं। अगर गैस्ट्रिक कैंसर पाउच ऑफ डगलस पीओडी में चला गया, पाउच ऑफ डगलस सबसे एंड रेक्टो यूट्राइन पाउच एनाटॉमी में ना सबसे लास्ट पार्ट होता है आपकी बॉडी का, पेरिटोनियल कैविटी जहाँ एंड होती है उसे बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। तो मतलब आपकी बॉडी में सबसे नीचे जाके भगवान ने एक शेल्फ बनाई है, वहाँ पर अगर कैंसर आके बैठ गया, स्टमक कैंसर वहाँ से उठ के सबसे नीचे शेल्फ पे आके बैठा, तो आप उसको नाम बोलोगे ब्लमर शेल्फ। ओवरी में चला गया तो पता ही है सबको, क्रुकेनबर्ग। अगर पेरी अम्ब्लिकल लिम्फ नोड या पेरी अम्ब्लिकल नोड्यूल की तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है, अम्ब्लिकस के साइड पर एक नोड्यूल है, उसे बोला जाता है सिस्टम एरिजोसफ नोड्यूल। अगर स्टमक कैंसर एक्सिलरी लिम्फ नोड में चला गया तो उसे बोला जाता है आयरिश नोड। सो प्लीज वी हैव ऑलवेज लर्नड इट एज कि जो हम एक्स यूज कर रहे हैं, दैट इज आयरिश एक्स, ठीक है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड में अगर स्टमक कैंसर गया तो आयरिश नोड्यूल बोलोगे। और अगर लेफ्ट ये सुप्रा क्लैविकुलर, क्लैविकल के ऊपर लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड में गया तो वर्चाउज नोड। तो ये 5 फैंसी नाम सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे शेल्फ पे गया तो ब्लमर शेल्फ, ओवरी में क्रुकेनबर्ग, पेरी अम्ब्लिकल में सिस्टम एरिजोसफ, आयरिश एक्स, तो एक्सिलरी में आयरिश नोड, एंड लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर इज वर्चाउज नोड। तो पहला जो कैंसर था जो एच पाइलोरी करा रहा था, इफ यू रिमेंबर, वाज गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा, जो पूरा पढ़ लिया। दूसरा कैंसर जो वो करा रहा है दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक माल्टोमा। माल्टोमा एक्चुअली ट्यूमर होता कौन सा है, ये एक लिम्फोमा की वैरायटी का ट्यूमर है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा होता है। एंड अभी अभी हमने पढ़ा दैट द बैक्टीरिया दैट इज गोइंग टू कॉज इट इज एच पाइलोरी। इफ यू हैव रेड हीमाटोलॉजी तो आपको पता होगा कि किसी भी टाइप का मार्जिनल जोन लिम्फोमा हमेशा सेम जेनेटिक्स दिखाता है, दैट इज ट्रांसलोकेशन 11-18। और यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, बिकॉज जब लिम्फोमा पढ़ोगे तो उसमें ये ट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो रिमेंबर, मार्जिनल जोन लिम्फोमा या तो बैक्टीरिया से होगा या फिर ट्रांसलोकेशन से होगा। देखने को क्या मिलेगा, देयर इज अ लीजन नोन एज लिम्फो एपिथेलियल लीजन। दिस इज ओनली फॉर INICET एस्पिरेंट्स। लिम्फो एपिथेलियल लीजन का मतलब हुआ LEL लिखा जाएगा इसे। एंड नाम से देखो, लिम्फो मतलब एक्चुअली ये कैंसर किस चीज़ का है, लिम्फोमा है ना, तो लिम्फोमा के सेल्स होंगे। एपिथेलियम मतलब वो एपिथेलियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सारे जो डॉट 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 वाले सेल्स हैं, ये हैं सारे हमारे लिम्फोमा वाले सेल्स। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बड़ा सा ग्लैंड है ये है एपिथेलियम, क्या ये इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यस। सो लिम्फोमा सेल्स विल इन्वेड द एपिथेलियम, इसे बोला जाएगा लिम्फो एपिथेलियल लीजन विच यू सी इन अ केस ऑफ माल्टोमा। तो एच पाइलोरी के दोनों ट्यूमर्स हो गए, अडीनोकार्सिनोमा भी हो गया, माल्टोमा भी हो गया। एच पाइलोरी को छोड़ दो, अब आगे बढ़ते हैं। क्या और कोई स्टमक ट्यूमर है जो हमें जानना है, यस, एंड द आंसर इज जिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ें तो इट इज गोइंग टू बी जिस्ट। एंड इसका सेल ऑफ ओरिजिन वी ऑलरेडी नो, दे आर कमिंग फ्रॉम वेयर, इट इज कमिंग फ्रॉम द पेसमेकर सेल, दैट इज सेल ऑफ काहाल। तो सेल ऑफ काहाल में कौन सी म्यूटेशन होती है, सबसे कॉमन म्यूटेशन जो होगी दैट इज सीकेट और CD117। प्लीज नोट, जब भी किसी का सीकेट या CD117 का म्यूटेशन होगा तो एक्चुअली जो उसकी बॉडी में बढ़ेगा ना विल बी टायरोसिन काइनेज। तो म्यूटेशन तो मुझे समझ आ गई, बट म्यूटेशन की वजह से जो एंजाइम बढ़ता है दैट इज टायरोसिन काइनेज। मतलब आगे जाके अगर मुझे इस पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी होगी तो हम ड्रग्स में टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर दे सकते हैं, एंड दैट टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इज गोइंग टू बी इमैटिनिब। आई होप यू रिमेंबर, इमैटिनिब मेडिसिन में 2 ही जगह यूज़ करोगे। अगर ब्लड कैंसर पूछा गया तो इमैटिनिब इज द ट्रीटमेंट ऑफ CML, एंड अगर स्टमक ट्यूमर पूछा गया देन इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जिस्ट। CML और जिस्ट का ट्रीटमेंट इमैटिनिब, उसके अलावा कहीं नहीं। और क्यों यूज़ करा, क्योंकि एक्चुअली म्यूटेशन की वजह से टायरोसिन काइनेज बढ़ रहा था तो आपने इनहिबिटर दे दिया। अब नाउ इन द एग्जाम दैट इज May 24 INICET, देयर वाज अ क्वेश्चन कि सीकेट के अलावा और कौन कौन सी म्यूटेशंस देखी जाती हैं। सो रिमेंबर, देयर कैन ऑल्सो बी PDGFR म्यूटेशंस, PDGFRA mutation,
and there can also be succinate dehydrogenase mutation. Please note S for succinate, S for small, ये कौन सी एज ग्रुप में देखा जाता है? दिस इज सीन इन केसेस ऑफ पीडियाट्रिक जिस्ट. तो 3 म्यूटेशंस आपको याद करनी है, सीकेट, PDGFRA एंड SDH. SDH वाला बच्चों में देखा जाता है. नाउ कमिंग टू द मोस्ट कॉमन साइट, क्योंकि ये स्टमक में भी होता है और इंटेस्टाइन में भी होता है, तो प्लीज नोट दैट दिस इज मोर कॉमनली सीन इन द स्टमक देन द इंटेस्टाइन, बिकॉज जो वर्ड पहले आएगा वो सबसे कॉमन, तो स्टमक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कॉमन होगा. नाउ व्हाट आर द मार्कर्स? 3 मार्कर्स इसमें आपको याद करने हैं. पहला मार्कर तो बहुत सिंपल, जो जीन का नाम वो मार्कर का नाम. तो सबसे पहला मार्कर होता है CD117 और सीकेट, जिसे बोला जाता है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ जिस्ट. इसके अलावा एक और CD मार्कर है, दैट इज CD34. And then comes the deal breaker. The third marker is DOG1, and DOG1 is said to be the most specific. And these questions are very important. Most sensitive is going to be CKIT or CD117. Most specific is going to be DOG1. And these are all the questions of GIST that you have to know. 15-second revision. Cell of origin, cell of Cahal, most common mutation CD117 CKIT. उसके अलावा PDGFRA as well as the SDH. SDH वाला जो है वो स्मॉल बच्चों में देखा जाता है. मोस्ट कॉमन साइट स्टमक वर्ड पहले, तो स्टमक में ज़्यादा कॉमन है. सबसे सेंसिटिव मार्कर CD117 या सीकेट, स्पेसिफिक मार्कर DOG1. ट्रीटमेंट के लिए ड्रग जो देते हैं वो है इमैटिनिब. इमैटिनिब 2 जगह इस्तेमाल किया जाता है, या तो CML में या फिर जिस्ट की ट्रीटमेंट में. ऑल द स्टमक एंड द स्टमक पैथोलॉजीज come to an end, which means now we can start with the next topic, which is going to be the intestine. इंटेस्टीन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट्स के हिसाब से चलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसके नाम से मुझे ये तो समझ आता है कि इसमें अब्जॉर्ब कुछ भी नहीं होने वाला, ना प्रोटीन, ना फैट, ना विटामिन. बट हॉलमार्क क्या है? द हॉलमार्क इज सेड टू बी स्टीयटोरिया. स्टीयटोरिया का मतलब क्या चीज़? डायरिया. ओरिया का मतलब हमेशा डायरिया, तो स्टूल्स. एंड स्टियाटो मतलब फैट. तो अगर फैट आएगा स्टूल्स में तो उसे बोला जाएगा स्टीयटोरिया, मतलब फैट अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सारा फैट हमारे शरीर में से निकल जाएगा डायरिया के फॉर्म में. तो पेशेंट आपको तो आके कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे स्टीयटोरिया हो रहा है. पेशेंट के अपने ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें वो अपनी बीमारी को डिस्क्राइब करता है. तो पेशेंट के जो वर्ड्स हैं वो होंगे दैट इज FFF. मतलब सबसे पहले पेशेंट विल से दैट जो स्टूल सैंपल है उसके ऊपर झाग बनी हुई दिखती है, फ्रॉदी होता है. देन स्मेल ठीक नहीं होती, मतलब फाउल स्मेलिंग होता है. और फ्लश करने में दिक्कत होती है, मतलब जब स्टूल पास करता है पेशेंट, जब वो फ्लश करता है तो जो स्टूल है वो पैन पे चिपक जाता है, वो फ्लश नहीं होता. तो अगर आपको पेशेंट ऐसी डिस्क्रिप्शन देता है, फ्रॉदी, फाउल स्मेलिंग एंड फ्लश प्रॉब्लम, फ्रॉदी, फाउल स्मेलिंग एंड फ्लश का प्रॉब्लम, तो मतलब उसके स्टूल में फैट निकल रहा है. ये होता है मैल absorption syndrome का hallmark. And now comes the first disease that you have to know under malabsorption, that is Whipple's disease. इसका नाम Whipple's क्यों रखा? क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है ट्रोफेरीमा विप्ली. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तभी नाम रख दिया Whipple's disease. बट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो इज, क्या ये सिर्फ GIT में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? नहीं, ये CNS, CVS, जॉइंट्स, मतलब जो FMG एग्जाम में क्वेश्चन आया था वॉज ट्रोफेरीमा विप्ली यूनिसिस्टम डिसऑर्डर है या मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट करता है? इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन अ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट. तो अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं कि चलो ये GIT में आया, तो GIT में आके क्या कराया इस बैक्टीरिया ने? मैल अब्जॉर्प्शन. पहचानेंगे कैसे? तो पैथोलॉजी में सबसे पहले तो ये इंटेस्टीन है, ये कैसे पहचाना? क्योंकि मुझे कुछ सेल्स दिखाई दे रहे थे जैसे कि गॉबलेट सेल्स, तो ये तो इंटेस्टीन है. बट इंटेस्टीन में अगर उसके नीचे देखो तो पिंक एंड ब्लू होना चाहिए, पिंक तो दिखाई नहीं दे रहा. यहाँ पे सेल्स बहुत वाइट तरीके के दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेल्स दिखाई दे रहे हैं, फोमी सेल्स. नाउ बिफोर आई टीच यू एनीथिंग एल्स, एक क्वेश्चन है जो बहुत तंग करता है स्टूडेंट्स को कि जब जब फोम सेल्स दिखाई देते हैं इन द इंटेस्टीन तो क्या क्या सोचना है? फोम सेल्स, हमारी कंट्री में हर डिजीज से ऊपर सबसे पहली डिजीज सोचना TB. तो फोम सेल्स अगर ZN स्टेन पॉजिटिव आ गए तो डायग्नोसिस बनाना TB. वेरएज फोम सेल्स अगर पास पॉजिटिव आए और ZN कंफर्म कर लेना कि ZN ना हो
तो बनाना विपल्स डिजीज। रिपीटिंग वंस अगेन, सिर्फ पास पॉजिटिविटी देख के विपल्स नहीं बना देना, कंफर्म करना कि टीबी तो नहीं है, ZN लगाओ, ZN नेगेटिव आएगा तो ही विपल्स बनेगा, ZN पॉजिटिव आ गया तो आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, टीबी ही आंसर होगा। तो फोम सेल्स टीबी में भी दिखते हैं, विपल्स में भी दिखते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो फोम सेल्स थे ये विपल्स वाले थे। कैसे पहचाना आपने, बिकॉज मैंने स्टेन लगाया पास, सबसे पहले तो मैंने ZN लगा लिया कि ठीक है ZN को नेगेटिव कर लो, टीबी को रूल आउट कर लो, फिर पास पे जाएंगे। पास पॉजिटिव मैक्रोफाजेस इन द लैमिना प्रोप्रिया, इसे वर्ड बाय वर्ड नहीं, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट याद करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इस स्टेटमेंट में, अदरवाइज योर आंसर विल चेंज। कौन सा स्टेन लगाते हो, पास, पास क्या कलर देता है, पिंक कलर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आई विल सी ये जितने भी सेल्स थे ये पिंक कलर के हो गए। तो पिंक कलर के कौन से सेल्स हुए, मैक्रोफाजेस। क्यों, क्योंकि मैक्रोफाज को तो खाना मिल गया ना, कि वाओ बॉडी में कितना सारा बैक्टीरिया आया, चलो जाके उसको खा लेते हैं, तो मैक्रोफाज ने जाके उसे खा लिया, कौन सा स्टेन ले लिया, फिर पास पॉजिटिव हो गया, पिंक कलर का हो गया। और ये कौन सी लेयर में दिखाई दे रहे हैं, ये लैमिना प्रोप्रिया में दिखाई देते हैं। तो पास पॉजिटिव मैक्रोफाजेस लैमिना प्रोप्रिया हमें बताएगा विपल्स डिजीज। नाउ व्हेन यू विल गो इन मेडिसिन एंड स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट, तो इसके लिए कॉट्रीमॉक्साजोल एज अ ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया है तो हम ऑब्वियसली कॉट्रीमॉक्स से ट्रीट करते हैं। नाउ आफ्टर दिस द सेकंड मैल अब्जॉर्प्शन दैट यू हैव टू नो इज सीलियाक डिजीज। आजकल सीलियाक डिजीज बहुत फेमस है बिकॉज ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोला जाता है इसको, तो काफ़ी लोगों में आजकल ग्लूटेन सेंसिटिविटी पाई जा रही है। तो ग्लूटेन क्या है और कौन से फूड आइटम्स में मिलता है, ग्लूटेन मिलता है ब्रो सीरियल्स में। ब्रो मतलब क्या क्या इनमें क्या तकलीफ होगी इन पेशेंट्स को, क्या खाने से दिक्कत होगी, ब्रो सीरियल खाने से दिक्कत होगी, बार्ले राय ओट एंड व्हीट, बार्ले राय ओट एंड व्हीट, क्योंकि इन सब में होता है ग्लूटेन। पर क्या ग्लूटेन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, क्या ग्लूटेन के हर पार्ट से इनको दिक्कत होती है, नहीं, ग्लूटेन के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज़ ग्लाइडिन, और इनको जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो ग्लाइडिन से होती है कि ये लोग ग्लाइडिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आप और मैं थैंकफुली हम तो कर पाते हैं, तो क्यों है कि ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम देखी गई। द जेनेटिक प्रॉब्लम इन दिस इज HLA DQ2 DQ8 पॉलीमॉर्फिज्म। सो जेनेटिक्स पे क्वेश्चन आया है कि ऐसा क्या है कि इन लोगों में बार्ले राय ओट और व्हीट खाने से दिक्कत होती है और हम लोगों में ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनके पास एक जेनेटिक प्रॉब्लम है HLA DQ2 DQ8। साथ में द क्वेश्चन दैट कम्स ऑन द मैकेनिज्म इज कि ये डिजीज हमारी बॉडी के CD4 टी सेल्स की वजह से है, CD8 टी सेल्स की वजह से है, या दोनों। तो रिमेंबर जब मैकेनिज्म पढ़ते हो विच आई हैव टॉट यू इन द मेन वीडियोस, उसमें से जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि मैकेनिज्म में दोनों CD4 एंड CD8 टी सेल्स इन्वॉल्व दिखते हैं। दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। तो कर क्या रहे हैं ये, व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस अज्यूम कि किसी ने आज इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम जो चल रही है बट गलती से इसने ग्लूटेन वाला खाना खा लिया, इस पेशेंट ने गलती से बार्ले राय ओट या व्हीट में से एक चपाती खा ली, व्हीट का कुछ ऐसा आइटम इसने कंज्यूम कर लिया। इस पेशेंट के लिए ग्लूटेन नॉर्मल है, नहीं, ग्लूटेन जैसे ही शरीर के अंदर जाएगा ये पेशेंट क्या बनाना शुरू कर देगा, बहुत सारी एंटीबॉडीज। एंड डू यू नो ये एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, यूजुअली ये IgA फैमिली वाली एंटीबॉडीज होती हैं, और इनके नाम है एंटी TTG दैट इज टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी ग्लाइडिन एंड एंटी एंडोमाइजियल। ये 3 टाइप की एंटीबॉडीज, रिपीट, एंटी TTG, एंटी ग्लाइडिन एंड एंटी एंडोमाइजियल। ये जैसे ही आप ग्लूटेन इन लोगों को खिलाओगे ना, ये वाली IgA की ये 3 एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। और इतना तो हम जानते हैं कि जैसे ही एंटीबॉडी बनी, ये जो हमारी इंटेस्टीन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है वो एंटीबॉडीज जाएंगी और इंटेस्टीन को डैमेज करना शुरू कर देंगी। सो रिमेंबर एंटीबॉडीज विल गो एंड कॉज इंटेस्टिनल डैमेज। तो एक फोटो के फॉर्म में इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपने इंटेस्टीन से बायोप्सी ली, तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंटेस्टीन दिखाई गई है। नॉर्मल इंटेस्टीन में क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें बोला जाता है विलाई, और ये जो गोल गोल वाली चीज़ें होती हैं इन्हें बोला जाता है क्रिप्ट। तो ये तो नॉर्मल इंटेस्टीन है। अब इसे कंपेयर करो एक सीलियाक डिजीज की बायोप्सी के साथ, और इस कंपैरिजन को बोला जाता है मार्श क्लासिफिकेशन। मेडिसिन में क्वेश्चन आता है दैट मार्श क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी फॉर सीलियाक डिजीज। तो नॉर्मल में देखो ऐसे विलाई थे,
बट अब क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ ने आके, मैम आपने कहा था डैमेज करा था, तो ये सारे विलाई अब डैमेज हो जाएंगे, तो अब तो वो विलाई नहीं दिख रहे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देयर इज़ गोइंग टू बी विलस एट्रोफी। और यूनिवर्स का एक रूल है कि जब भी एक चीज़ ख़त्म होगी तो कोई तो आएगा उसको कवर अप करने के लिए। तो अगर आपने एक चीज़ को ख़त्म किया, विलस को ख़त्म करा, तो नीचे से कोई और आएगा कवर अप करने के लिए। तो नीचे से देखो ये जो गोल गोल क्रिप्ट्स थे एकदम से ये बढ़ गए और ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ऊपर डैमेज हो रहा है तो हम कॉम्पनसेट कर लेते हैं। तो क्रिप्ट्स ने क्या करा, अपना नंबर बढ़ा दिया। क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, आप खुद दिमाग लगाओ, एक चीज़ कम हुई एक चीज़ बढ़ गई तो ओवरऑल तो थिकनेस वही रहेगी ना। तो ओवरऑल थिकनेस जो पहले अगर फॉर एग्जाम्पल 3 mm थी एग्जाम्पल, तो अभी भी 3 ही mm है। एक चीज़ कम हुई है, दूसरी चीज़ उल्टा बढ़ गई है, तो नॉर्मल ओवरऑल थिकनेस रिमेन्स द सेम। फाइनली डिड आई टेल यू, ये जो डिजीज़ है ये टी लिम्फोसाइट CD4 CD8 दोनों तरीके के लिम्फोसाइट्स दिखते हैं। तो इसके एपिथीलियम में क्या दिखाई देगा, लिम्फोसाइट्स दिखाई देंगे, इंट्रा एपिथीलियल लिम्फोसाइट्स, दीज थिंग्स। स्पेशली इसमें से ये थिकनेस वाला पॉइंट हटा के ये 3 चीज़ें मिलके मार्श क्लासिफिकेशन में आती हैं, विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया एंड लिम्फोसाइट्स। इसे बोला जाता है मार्श क्लासिफिकेशन। बट ये जो इंटेस्टाइन बायोप्सी हुई है ये कहाँ से हुई है, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम। सो रिमेंबर सीलियाक डिजीज को याद करने के लिए पेशेंट को हो रहा है डायरिया, ये तो मुझे समझ आया कि जैसे ही पेशेंट ने कोई ब्रो वाले सीरियल्स खाए उसको डायरिया शुरू हो गया। बट इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में दिक्कत होती है, येस द मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट इज गोइंग टू बी इन द ड्यूडेनम। एंड ड्यूडेनम से क्या अब्जॉर्ब होना चाहिए, आपके और मेरे में आयरन अब्जॉर्ब होता है। इन लोगों का ड्यूडेनम तो डैमेज हो गया। अगर ड्यूडेनम डैमेज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देखा जाता है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा इन पेशेंट्स में एक स्किन डिसऑर्डर भी पाया जाता है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो क्या लिंक है, अभी हमने पढ़ा था कि सीलियाक डिजीज में जो एंटीबॉडी है वो है IgA। तो यही IgA अगर स्किन में जाके तकलीफ कराएगी तो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होगा, बिकॉज स्किन में जाके पढ़ो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी IgA की ही प्रॉब्लम है। तो वही IgA इंटेस्टाइन में सीलियाक डिजीज करा देती है और यही IgA स्किन में जाके डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस कराती है। और आपने डर्माटोलॉजी में पढ़ा होगा डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म की ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, डैप्सोन ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो ये जो DDDD बनाया ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के काम आएगा। सीलियाक डिजीज में पेशेंट को डायरिया होगा, इन्वॉल्वमेंट ड्यूडेनम का होगा तभी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हुआ, स्किन में डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होगा, ट्रीटमेंट में आप डैप्सोन दोगे। पर डैप्सोन तो आपने डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस की ट्रीटमेंट के लिए दिया, सीलियाक डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो पेशेंट को बोलोगे कि ब्रो सीरियल्स नहीं खाने, बार्ली राय ओट व्हीट नहीं खा सकते, तो वो कहेगा मैं खा क्या सकता हूँ। तो वो कौन सा फूड आइटम है जो पेशेंट कंज्यूम कर सकता है, नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइस and the second is going to be maize. And of course nowadays there is a more expensive alternative of rice which is also known as quinoa that can also be consumed by the patient. ठीक है, तो ये हो गया डाइटरी मॉडिफिकेशन। बट सिर्फ डाइट कंट्रोल कर लेने से ये डिजीज़ नहीं कंट्रोल होती, वी ऑल्सो हैव टू पुट द पेशेंट ऑन स्टेरॉइड। सो स्टेरॉइड प्लस डाइट का कॉम्बिनेशन इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। पर हम क्यों चाहते हैं कि ये डिजीज़ कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर ये कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आगे जाके पेशेंट को कैंसर का रिस्क हो सकता है। कौन सा कैंसर, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर INI CET एस्पिरेंट्स। सो प्लीज रिमेंबर देयर इज अ कैंसर कॉल्ड EATL, EATL, दैट इज एंटेरोपैथी एसोसिएटेड, एंटेरोपैथी मतलब इंटेस्टाइन में, टी सेल लिम्फोमा। तो एक लिम्फोमा कैंसर होता है जो इन पेशेंट्स में हो सकता है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि पहले से इसे डाइट और स्टेरॉइड से कंट्रोल किया जाए। तो ये थी सेकेंड मैल एब्जॉर्प्शन। अब जो थर्ड मैल एब्जॉर्प्शन, पहली थी विपल्स डिजीज, दूसरी सीलियाक डिजीज, थर्ड इज इन्वायरमेंटल स्प्रू या ट्रॉपिकल स्प्रू। तो E फॉर इन्वायरमेंटल, E फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ E. coli। इसका दूसरा नाम होता है ट्रॉपिकल स्प्रू बिकॉज दैट विल टेल मी कि कौन सी इंटेस्टीन इफेक्ट होती है, सारी इंटेस्टीन। T फॉर ट्रॉपिकल, T फॉर टोटल, टोटल इंटेस्टीन इज अफेक्टेड, ड्यूडेनम, आइलियम, जेजुनम। ड्यूडेनम इफेक्ट होगा तो फिर आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब सबसे पहला अनीमिया हो गया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आइलियम इफेक्ट होगा तो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, और जेजुनम इफेक्ट होगा तो फोलिक एसिड अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। मिला के कौन सा अनीमिया बन गया, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो अगर आप इसको सीलियाक डिजीज से कंपेयर करो, सीलियाक डिजीज में सिर्फ ड्यूडेनम अफेक्टेड था तो पेशेंट को हो रहा था आयरन डेफिशिएंसी, यहाँ पे सारी इंटेस्टीन्स अफेक्टेड है तो पेशेंट को दोनों टाइप के अनीमिया होंगे, आयरन डेफिशिएंसी प्लस मेगैलोब्लास्टिक। ट्रीटमेंट क्या करोगे, E. coli बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी एंटीबायोटिक्स। एंड इसमें द गुड न्यूज इज दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ कैंसर, सो ऑब्वियसली लेसर वरी दैट यू हैव।
The fourth malabsorption, which is only and only going to be for INI-CET aspirants, is going to be MVID, microvillus inclusion disease, which has been added in the Robbins 10th edition and only for INI-CET aspirants. This is a genetic problem. M for microvillus, so M is going to be for the MYO5B mutation. So microvillus mein MYO5B mutation is noted. How is the patient going to come to you? Patient will come to you with diarrhea. That is why we put it under malabsorption. And if you look carefully, the diagnosis is made on electron microscopy, where you can see microvillus. So there are these tiny projections that are there, and inclusions means that if you look carefully that they are trapped inside, as if they have been trapped and included inside. तो वो एक जगह पे फंस गए हैं. So repeating once again, microvillus दिखेगा, एक जगह included दिखेगा. तो microvillus inclusion disease MYO5B जीन म्यूटेशन से होता है. पेशेंट को डायरिया होगा एंड IHC में क्या पॉजिटिव होगा? माइक्रोविलिस में जो पॉजिटिव होगा वो विलिन प्रोटीन पॉजिटिव होगा एंड CD10 पॉजिटिविटी. रिपीटिंग, विलिन प्रोटीन एंड CD10. याद करने का तरीका, माइक्रो से मुझे मायो जीन हमेशा याद रहेगा, विलिस से मुझे याद रहेगा कि अच्छा इसके अंदर जो प्रोटीन पॉजिटिव था वो विलिन जीन पॉजिटिव था. उसके अलावा जो मुझे याद करना है CD10 पॉजिटिविटी. आफ्टर द फोर्थ, अब फिफ्थ एंड सिक्स जो होंगी वो कुछ इन्फेक्शंस है. माइक्रोबायोलॉजी में कौन से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ज़्यादा जो ये मैलअब्जॉर्प्शन करा सकते हैं. तो क्रिप्टोस्पोरिडियम कैसे पहचानते हैं? क्रिप्टोस्पोरिडियम एक कॉक्सीडियन पैरासाइट होता है. तो क्रिप्टोस्पोरिडियम पहचानने के लिए दिस इज एन INI-CET PYQ एम्स में पूछा गया था 2019 में कि ऑर्गेनिज्म कहाँ होगा. तो ऑर्गेनिज्म, क्रिप्टो मतलब छुपना, तो ऑर्गेनिज्म छुप के बैठा होगा. तो ध्यान से देखो तो ये डॉट कुछ डॉट्स यहाँ पे दिखाई देंगे. तो ये इंटेस्टाइन में कहाँ छुप के बैठा है? देखो, ब्रश बॉर्डर पे चिपक के बैठा है. ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट अलोंग द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन, तो उसे बोलेंगे क्रिप्टोस्पोरिडियम. वर्सेस नंबर 6, मैल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू जियार्डिया. जियार्डिया का पूरा नाम क्या होता है? जियार्डिया लैम्बलिया. एंड माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं गिरता हुआ लीफ. मतलब कौन सी मोटिलिटी? जियार्डिया लैम्बलिया, गिरता हुआ लीफ. इट इज फॉलिंग लीफ मोटिलिटी. तो कहाँ पाया जाता है ये? पैथोलॉजी में, इंटेस्टाइन में कहाँ दिखेगा? एक फोटो तो हमें इसकी याद है कि ये कैसा दिखता है. ये ऐसे पेयर शेप दिखाई देता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, मैन की तरह इसकी फोटो शक्ल की तरह दिखाई देता है, राइट. सो इसकी जो फोटो है वो ऐसे होती है, बट ये तो माइक्रो में दिखता था. पैथोलॉजी में कैसा दिखेगा? तो ध्यान से देखो, पैथोलॉजी में ये सेल्स के अंदर नहीं है, ये ल्यूमेन में घूमता हुआ मिलेगा. सबसे पहली चीज़ जो इसके बारे में पता होनी चाहिए, इट इज़ अ ल्यूमिनल ऑर्गेनिज्म. एंड ल्यूमेन में ध्यान से देखो, क्या वो शक्ल की तरह दिखाई दे रहा है? नहीं, वो ऐसे कॉमा सिकल की तरह दिखाई दे रहा है. तो सिकल शेप्ड ऑर्गेनिज्म, तो मतलब ऐसा कह सकते हो कि सामने से देख रहे हो तो ये शक्ल की तरह दिखाई देता है, पेयर या शक्ल की तरह दिखाई देता है. जैसे इट्स नोन एज एंग्री ओल्ड मैन, एक मैन का फेस वैसा दिखाई देता है. पर अगर इसी को आप साइड से देखोगे तो ये सिकल की तरह दिखाई देगा. तो देखने का तरीका अलग अलग बट बात सेम है. बोथ ऑफ देम आर जियार्डिया लैम्बलिया. तो सिक्स्थ इज ऑल्सो डन. एंड फाइनली जो आपकी मैल एब्जॉर्प्शन डिजीजेस थी, दे आर सेटल्ड फॉर अस. मैल एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है, दैट इज अल्सर्स ऑफ द इंटेस्टाइन. एंड अल्सर्स के साथ साथ IBD भी अल्सर्स में ही कवर हो जाएगा. क्विकली स्टार्टिंग विद द अल्सर्स टू बिगिन विद, सिर्फ जो फोटोज पता होनी चाहिए. ट्रांसवर्स अल्सर मतलब इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स अल्सर इज गोइंग टू बी सीन इन केसेस ऑफ TB, वेयर इज लॉन्ग एक्सेस वाला लॉन्गिट्यूडनल अल्सर दैट इज सीन इन केसेस ऑफ टाइफॉइड. दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो हमेशा टाई याद करना. जब भी आप टाई पहनते हो तो टाई हमेशा लॉन्ग एक्सिस में ऐसे पहनते हो. तो टाइफॉइड का अल्सर लॉन्ग होता है, TB का ट्रांसवर्स. वेरेज ये फ्लास्क शेप्ड अल्सर कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? इट इज सीन इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका. तो दीज वर द 3 अल्सर्स. बट अभी अल्सर्स खत्म नहीं हुए, बिकॉज जो हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे दैट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उस पर 2 चीज़ें आती है, क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो इन दोनों में भी अल्सर्स दिखाई देते हैं. तो अल्सर्स आर सीन इन TB, टाइफॉइड, अमीबा एंड अल्सर्स आर सीन इन क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव. दोनों को स्टार्ट करने से पहले अब जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो इम्यूनिटी पे है, तो उस पर फोकस ज़्यादा करना. बट बिफोर दैट, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में सिर्फ इंटेस्टाइन के सिम्टम्स नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ लिवर की एक डिजीज देखी जाती है,
प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, दोनों का साथ मिलना मतलब दोनों की एंटीबॉडी सेम है, तो दोनों का जो एसोसिएशन है वो पी एंका एंटीबॉडी के साथ देखा गया है। वी विल स्टडी मोर अबाउट इट। पहले शुरू करते हैं क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज पढ़ने के लिए वी हैव अ निमोनिक विच इज नोन एज सिस्टर मैक। तो सिस्टर मैक निमोनिक से हमें क्या पता लगता है? सबसे पहले लेट अस स्टार्ट, एस फॉर व्हाट? एस फॉर स्किप लीजन्स। तो अगर हम ऐसे फटाफट एक इंटेस्टीन को बनाएं एंड पूछें कि इंटेस्टीन में क्रॉन्स डिजीज पूरी इंटेस्टीन में होती है? नहीं, कुछ एरियाज में होंगी, फिर नॉर्मल, फिर डिजीज, फिर नॉर्मल, फिर डिजीज, फिर नॉर्मल। तो सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए दैट इज स्किप लीजन्स। साथ में ही सिर्फ इंटेस्टीन की डिजीज नहीं है, इंटेस्टीन के अलावा द सेम डिजीज ये स्किन में भी नोड्यूल्स बना सकती है, तो एस फॉर स्किन नोड्यूल्स। पर जब इंटेस्टीन में होती है तो सबसे कॉमन सिस्टर मैक निमोनिक में आई सबसे कॉमनली ये कहाँ पाई जाती है? मोस्ट कॉमनली देखो आइलियम में बनाया था, तो आइलियम में होता है। और कहाँ पे कभी भी नहीं होता? तो सिस्टर में आर स्टैंड्स फॉर रेक्टम इज स्पेयर्ड, मतलब कभी भी ये किसी भी पेशेंट के रेक्टम में नहीं दिखेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू अकर इन द रेक्टम। तो अब ये तो बेसिक एनाटॉमी थी, हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो अगर रेडियोलॉजी में देखोगे तो यू विल सी समथिंग नोन एज स्ट्रिंग साइन। यू कैन वेरी वेल सी दिस इज अ बेरियम स्टडी, एंड बेरियम स्टडी में आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग की तरह साइन दिखाई दे रहा है। तो जो इंटेस्टीन है वो पतली सी इंटेस्टीन रह गई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये एक एंटीबॉडी डिसऑर्डर है। कौन सा एंटीबॉडी? एस से एक और चीज, एस से स्ट्रिंग साइन देख लिया, एस से सैकरोमाइसिस सर्विशिया, ये एक फंगस होता है बट इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने शुरू हो गई, मतलब एंटी सैकरोमाइसिस सर्विशिया एंटीबॉडी इज नोटेड। सो एस्का एंटीबॉडी इज पॉजिटिव इन क्रॉन्स डिजीज। ये एंटीबॉडी आके इंटेस्टीन की सारी लेयर्स को डैमेज कर देती है। तो टी और ई मतलब फुल थिकनेस, इंटायर वॉल, पूरी, जिसे हम पैथोलॉजी में एक और नाम से जान सकते हैं, ट्रांसम्यूरल। पूरी इंटेस्टीन की चारों लेयर्स खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास फिशर्स और फिस्टुलास लेके आएगा। तो सिस्टर मैक में नंबर 1 यू स्टडीड स्किन लीजन्स और स्किप लीजन्स होते हैं। आइलियम में होता है, रेक्टम में कभी नहीं होता। रेडियोलॉजी में स्ट्रिंग साइन मिलेगा, एंटीबॉडी एस्का, सारी लेयर्स इफेक्ट होंगी, दैट इज ट्रांसम्यूरल। ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द निमोनिक था, दैट इज सिस्टर। उसके अलावा अगली चीज़ है मैक, जो आपको बताएगा कि पैथोलॉजी में क्या दिखता है। सो व्हाट डू यू गेट टू सी माइक्रोस्कोपिकली, जिसे बोला जाता है इस डिजीज का हॉलमार्क। तो माइक्रोस्कोपिकली हमें देखने को मिलता है नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा, एंड दिस इज द ओनली फोटो एंड ऑलवेज द सेम फोटो दैट दे गिव टू यू फॉर क्रॉन्स डिजीज एंड नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। सो रिमेंबर, केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा होता इंटेस्टीन में तो सबसे पहले सोचते टीबी, नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा है तो हम सोच रहे हैं क्रॉन्स डिजीज। एंड ग्रैन्युलोमा कैसे पहचानेंगे? पहले तो इंटेस्टीन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये कौन से खाली खाली सेल्स दिखाई दे रहे हैं? गॉबलेट सेल्स। एंड गॉबलेट सेल्स के अलावा यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर बन रहा है। उस गोल से स्ट्रक्चर को अगर हम जूम इन करके देखें तो यहाँ पे जाइंट सेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे उसके अंदर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ जाइंट सेल दिखेगा मतलब वहाँ वहाँ ग्रैन्युलोमा। तो नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमास आर सीन एज द हॉलमार्क इन पैथोलॉजी। एम मतलब माइक्रोस्कोपी। पर ये सारी डिजीज हमने पढ़ ली, पर इसकी शुरुआत का वो पहला दिन क्या रहा होगा जहाँ से ये डिजीज स्टार्ट हुई थी? दैट इज गोइंग टू बी द एफ्थस अल्सर। सो प्लीज नोट, इन दीज पेशेंट्स व्हाट यू विल गेट टू सी इज एफ्थस अल्सर्स। एफ्थस का मतलब होता है कि जब, चलो इसे ड्रॉ करते हैं, क्या ये अल्सर पूरी इंटेस्टीन में होंगे? बिल्कुल नहीं, ये डिजीज एक स्किपिंग डिजीज है। तो ये बना अल्सर, फिर नॉर्मल, फिर अल्सर, फिर नॉर्मल, फिर अल्सर, नॉर्मल, अल्सर, नॉर्मल। पहले तो एफ्थस अल्सर्स बने, धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो क्या होने लग गया, ये सारे अल्सर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अब बढ़ते बढ़ते ये सारे अल्सर्स मिल गए। अब ये कैसे मिले? ऐसे स्नेक की तरह अपीयरेंस आ रहा है ना, तो इसको धीरे धीरे जब वो बढ़ जाएंगे तो कौन सा अल्सर बोलोगे? सर्पिजिनस अल्सर। तो स्टार्टिंग में बना एफ्थस अल्सर, बढ़ते बढ़ते बन गया सर्पिजिनस अल्सर। तभी हमने पढ़ा था कि ये भी एक अल्सर का ही फॉर्म है, क्रॉन्स डिजीज में भी अल्सर्स दिखते हैं। फाइनली कमिंग टू सिस्टर मैक, सी से क्या है? दो ग्रॉस अपीयरेंसेस। अगर आप इस इंटेस्टीन को बाहर से देखोगे तो ये इंटेस्टीन लगेगी ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह से येलो कलर का फैट आ चुका है जो चिपक गया इसके ऊपर आके, तो इसे बोला जाता है क्रीपिंग फैट। तो बाहर से देखोगे तो इंटेस्टीन क्रीपिंग फैट की तरह दिखती है, और यही इंटेस्टीन को अगर आप खोल के अंदर की तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ पत्थर रखे हुए हैं, जैसे स्ट्रीट्स पे होता है ना, साइड पे फुटपाथ पे होते हैं, तो वैसे अपीयरेंस को बोला जाता है कॉबल स्ट्रीट। सो कॉबल स्टोन अपीयरेंस, स्पेशली जो यूरोप की स्ट्रीट्स होती हैं वो सारी ऐसी कॉबल स्ट्रीट से बनी होती है। तो ये जो पत्थर वाली स्ट्रीट्स होती हैं कॉबल स्ट्रीट, तो वैसे टाइप का अपीयरेंस आपको इंटेस्टीन के अंदर दिखाई देता है, कॉबल स्टोन अपीयरेंस। सो रिमेंबर, इंटेस्टीन शोज यू बाहर से क्रीपिंग फैट, अंदर से कॉबल स्टोन। अब फाइनली डिजीज
डिजीज़ का हुआ क्यों और कैसे ट्रीट करोगे, तो डिजीज़ हुई बिकॉज ऑफ अ साइटोकाइन दैट इज़ TNF अल्फा, और एंटी TNF अल्फा के लिए इन्फ्लिक्सीमैब एक ड्रग है जो दिया जा सकता है। इसके अलावा ऑब्वियसली इन पेशेंट्स में या तो एंटी TNF अल्फा इन्फ्लिक्सीमैब दिया जा सकता है, वरना स्टेरॉइड्स भी देते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो फॉर क्रॉन्स डिजीज, दैट इज गोइंग टू बी द सिस्टमैक निमोनिक। अब इसे कंपेयर करते हैं वर्सेज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो निमोनिक होता है दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस इटसेल्फ। सो रिमेंबर, अल्सरेटिव में सबसे पहले अल्सर्स दिखेंगे जो यहाँ पे ड्रॉ हो रखे हैं। ये एक अल्सर बनाया, ये एक और अल्सर बनाया, ये एक और अल्सर बनाया। अगर आपकी बॉडी में कोई आके अल्सर बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको डैमेज कर रहा है, तो आप कहीं से तो अपना फाइट बैक करोगे। तो यहाँ पे जो बचा हुआ म्यूकोजा था उसने कहा चलो कोशिश करते हैं दोबारा ग्रो करने की। एक तरफ एक गड्ढा बना, एक अल्सर बना, चलो उसके ऊपर से ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बीच बीच के एरिया में जो हमारी म्यूकोजा है वो रीजेनरेट करने की कोशिश करेगी, जिसका मतलब है रीजेनरेटिंग म्यूकोजा। एंड रीजेनरेटिंग म्यूकोजा इज नोन एज स्यूडोपॉलिप। मतलब ये सच का पॉलिप नहीं होता, फेक पॉलिप है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिप नहीं है, ये म्यूकोजा है जो ग्रो करके हमें रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। सो प्लीज रिमेंबर दीज आर अल्सर्स एंड उसके ऊपर से स्यूडो पॉलिप। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के निमोनिक में अल्सर और स्यूडोपॉलिप तो समझ आया। बाकी का निमोनिक क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो कोलाइटिस निमोनिक पढ़ते हैं। सी फॉर कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट। देखो क्रॉन्स वो स्किप, यहाँ पे कंटिन्यूअस, मतलब पूरी इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो जाएगी। और कहाँ से शुरुआत होगी? ऑफन रेक्टम। मतलब क्रॉन्स डिजीज में तो रेक्टम कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिजीज की शुरुआत ही रेक्टम से होती है। तो अब इसको चलो मार्क करना स्टार्ट करते हैं। डिजीज कहाँ से स्टार्ट होगी? डिजीज रेक्टम से स्टार्ट होगी और कंटिन्यूअस, पूरा कंटिन्यूअस स्प्रेड करती जाएगी। कौन से डायरेक्शन में डिजीज स्प्रेड कर रही है? उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। डिजीज रेट्रोग्रेड जा रही है, वापस जा रही है, तो इसे बोला जाता है रेट्रोग्रेड इन्वॉल्वमेंट। जब एक बार पूरी लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट हो जाएगी तो फिर ऑप्शन क्या है? वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में चलो। तो धीरे धीरे अब वो बैक साइड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उल्टा डिजीज पूरा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो आइलियम में बैक डायरेक्शन में जाना क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज बैक वॉश आइलियाइटिस। तो रेक्टम से डिजीज शुरू होके पहले उल्टी डायरेक्शन में जाती है रेट्रोग्रेड, और फिर जब आइलियम में जाती है तो उसे बोला जाता है बैकवॉश आइलियाइटिस। तो सी का मतलब कंटिन्यूअस, ओ का मतलब ऑफन रेक्टम, एल का मतलब यही है इसकी रेडियोलॉजी अपीयरेंस, दैट इज लेड पाइप अपीयरेंस। आजकल ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इमेज बेस्ड ना देके दे गिव यू डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप रट के आए हो सिर्फ इमेज या मतलब समझ के आए हो। तो लेड पाइप का क्या मतलब है? नॉर्मल जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ये पाउच बने होते हैं जिन्हें बोला जाता है हॉस्ट्रेशंस। लेड पाइप का मतलब कि वो इंटेस्टाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, मतलब जो हॉस्ट्रेशंस और जो ऐसे पाउच बन रहे थे वो फ्लैट हो चुके हैं। लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशंस को बोला जाता है लेड पाइप अपीयरेंस। तो कोलाइटिस में द एल इज गोइंग टू स्टैंड फॉर, लेट्स रिपीट, कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट थी, रेक्टम से शुरुआत हो रही थी, रेडियोलॉजी में लेड पाइप अपीयरेंस, इम्यूनिटी हम पढ़ चुके हैं, आई फॉर इम्यूनिटी। ये डिजीज पी एंका के साथ देखी जाती है, पी एंका पॉजिटिव। कॉम्प्लिकेशन में रिमेंबर toxic megacolon happens in these patients, and finally they are at an increased risk of cancer. Please remember, not just ulcerative but even Crohn's disease। ulcerative और Crohn's, पहले बोला जाता था ulcerative में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, आजकल ज़्यादातर बुक्स में बोला जा रहा है ulcerative और Crohn's दोनों में सेम रिस्क होता है कैंसर होने का। तो आई से हो गया इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। अब बच्चा एस फॉर स्मोकिंग। ज़्यादातर हर जगह स्मोकिंग एक एक डिसएडवांटेज है या फिर एक बुरी चीज़ मानी जाती है, बट द ओनली प्लेस वेयर स्मोकिंग कैन प्रोबेबली हैव अ प्रिवेंटिव एक्शन इज गोइंग टू बी अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये कभी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी मरीज आपको आके कहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के कि स्मोकिंग के बाद उन्हें कई बार सिम्टम्स में रिलीफ देखा गया है। तो ये ऑब्वियसली आप उसे प्रिस्क्राइब नहीं करोगे, क्योंकि चाहे स्मोकिंग इस पेशेंट में थोड़ा सा सिम्टम्स रिलीव करने में हेल्प कर रही होगी, बट स्मोकिंग के दूसरे जो बैड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। पर इसकी ट्रीटमेंट फिर होती कैसी है? 5-amino-salicylic acid. Yes, amino-salicylic acid is what is given. Even 6-mercaptopurine can be given for the treatment. So 5-ASA and 6-MP का treatment is for ulcerative colitis. Now let me take you to the latest question. Antibodies के ऊपर question पूछा गया है, तो Crohn's की antibody कौन सी होती है? ASCA antibody. And ulcerative colitis की antibody होती है P-ANCA antibody. But now the real deal is, क्या P-ANCA antibody Crohn's में भी मिल सकती है? Yes.
पी एंका एंटीबॉडी दोनों डिजीजेज में मिल सकती है, बट एस्का एंटीबॉडी सिर्फ क्रॉन्स में मिलती है. दैट इज द लेटेस्ट अपडेट दैट यू हैव टू नो. सो फाइनली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड ऑल द अल्सर्स आर फिनिश्ड एंड आई कैन गेट बैक एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट which is going to be 4th and 5th, all the polyps of the intestine and all the cancers. Okay, so let us start with polyps. पहले we will do a quick classification. Polyps दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो कैंसर नहीं कराएंगे नॉन नियोप्लास्टिक, और एक वो जो कैंसर कराएंगे नियोप्लास्टिक. सो नॉन नियोप्लास्टिक में आते हैं नंबर 1 हाइपरप्लास्टिक, सेकेंड इज हमार्टोमेटस. मतलब ये आगे जाके इंटेस्टिनल कैंसर तो नहीं कराएंगे, तभी इन्हें बोला नॉन नियोप्लास्टिक. वेर एज एडिनोमास जो होते हैं वो नियोप्लास्टिक है, मतलब वो आगे जाके कैंसर कराएंगे. दे आर गोइंग टू बी प्री कैंसरस. एक एक करके पढ़ लेते हैं. हाइपर प्लास्टिक पॉलिप वर्ड से क्या समझ आया कि हाइपर प्लेजिया होगा, मतलब सेल्स बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेगा, यही होता है ना हाइपर प्लास्टिक पॉलिप. तो ध्यान से देखो कि ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स. तो ये क्या बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसे लग रहा है एक के ऊपर एक पाइलिंग अप हो गया है, तो बहुत ज़्यादा क्रिप्ट्स हो गए हैं, तो हाइपर प्लेजिया तो मुझे समझ आ रहा है. पर नीचे वाले क्रिप्ट्स और ऊपर वाले क्रिप्ट्स में डिफरेंस देखो. नीचे वाले क्रिप्ट का बिल्कुल जो ल्यूमेन है वो गोल है, यूनिफॉर्म राउंड, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो ये जो ल्यूमेन है ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है, मतलब सेरेटेड ल्यूमेन बनता जा रहा है. ये दिख रहा है नीचे वाले क्रिप्ट्स में गोल ल्यूमेन है, और सेरेशंस कहाँ है, सेरेशंस ऊपर वाले पार्ट में है. सो रिमेंबर सेरेशंस आर ओनली अलोंग द अपर पार्ट. अगर ऐसा पॉलिप हुआ तो वो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप है. और इतनी डिटेल में क्यों जानना है, स्पेशली दिस इज फॉर INICET, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और पॉलिप होता है सेसाइल सेरेटेड एडिनोमा, जिसके नाम में सेरेटेड है. नाम में सेरेटेड से ध्यान से देखो, उसके जो क्रिप्ट्स हैं वो नीचे भी टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं मैम, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वो ऊपर जाते हुए भी ऐसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं. तो सेरेशंस आर प्रेजेंट थ्रू आउट, सिर्फ नीचे की तरफ नहीं है. हाइपरप्लास्टिक पॉलिप में जो ये टेढ़ा मेढ़ा था वो सिर्फ ऊपर की तरफ था. सेसाइल सेरेटेड में सेरेटेड वर्ड आता है, तो इसकी जो सेरेशंस होगी वो ऊपर नीचे मतलब हर जगह होंगी. पर ऐसा क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हाइपरप्लास्टिक पॉलिप कौन सी कैटेगरी में आता था, नॉन नियोप्लास्टिक. अगर पैथोलॉजिस्ट ये रिपोर्ट देता है तो कैंसर का कोई रिस्क ही नहीं है. पर अगर पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट देता है सेसाइल सेरेटेड एडिनोमा, तो अभी हमने पढ़ा था कि एडिनोमा वर्ड आते ही कैंसर का पोटेंशियल बढ़ जाता है. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी प्री कैंसरस. रिपीटिंग वंस अगेन, इन दोनों की डायग्नोसिस पैथोलॉजिस्ट पर डिपेंडेंट होती है, और पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पे क्लिनिशियन विल डिसाइड. तो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप में नो रिस्क ऑफ कैंसर, सेरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर दिखेंगे. सेसाइल सेरेटेड एडिनोमा में देयर इज अ रिस्क ऑफ कैंसर, और सेरेशन हर जगह दिखेगी. तो ध्यान से देखो, सेसाइल सेरेटेड एडिनोमा में नीचे वाला क्या शेप बन रहा है, अगर इसको एक बार दोबारा देखो इरेज करके, तो ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज लुकिंग लाइक अ शू, जूते की तरह लग रहा है, राइट. सो बूट शेप्ड क्रिप्ट्स भी इसे बोला जाता है. फाइनली नाउ वी आर डन विद हाइपरप्लास्टिक. इसका जो सेसाइल सेरेटेड वाला INICET टॉपिक है दैट इज ऑल्सो डन. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हमार्टोमेटस पॉलिप्स, जिसे जानने के लिए देयर इज अ टेबल. लेट अस गो क्विकली. जुवेनाइल रेक्टल पॉलिपोसिस, जिसके नाम से समझ आएगा कि ये हमेशा जुवेनाइल, ये 5 साल से के आसपास का बच्चा होगा, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड होगा. एंड पॉलिप कहाँ पे होगा, रेक्टम में पॉलिप होगा. तो रेक्टम में पॉलिप की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, पेशेंट विल कम टू यू विद ब्लीडिंग PR. जेनेटिक्स भी 5 से कम है, एज भी 5 से कम, जेनेटिक्स भी 5 से कम. तो जेनेटिक्स 5 से कम मतलब जो जीन म्यूटेशन है दैट इज SMAD2, the next number is going to be SMAD4 and the next is going to be BMPR1 जीन म्यूटेशन. तो जितने भी नंबर्स आपने देखे वो सब 5 से कम थे, और एज भी पेशेंट की 5 से कम है. इसके अलावा, ये तो नाम से पता लगे ना जुवेनाइल और रेक्टल, बट इसके अलावा क्या देखा जाता है पेशेंट में, देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी केस ऑफ डिजिटल क्लबिंग. वी ऑल्सो गेट टू सी डिजिटल क्लबिंग. तो इसी चीज़ को एक बार नीट PG एग्जाम में ऐसे पूछा गया था, हमेशा ये सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, एज यू कैन सी ओवर हियर. हमेशा 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद ब्लीडिंग PR की हिस्ट्री तो होगी, और जब इसकी पैथोलॉजी की फोटो दी जाएगी तो वो क्या दिखाएंगे आपको, सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स. क्या मतलब हुआ, बड़े बड़े डायलेटेड ग्लैंड्स. तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका जो शेप है वो बहुत बड़ा है. ग्लैंड्स आर डायलेटेड, बट एग्जाम में पहचान पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में ये पॉलिप आप पहचानोगे हिस्ट्री से. जुवेनाइल मतलब 5 ईयर्स, रेक्टल
रेक्टम मतलब ब्लीडिंग पीआर, ये हिस्ट्री ध्यान दे के जाना एग्जाम में। पहला पॉलिप हो गया, दैट इज जुवेनाइल रेक्टल पॉलिप। द सेकंड वन इज प्यूट्स जेगस पॉलिप। इसमें सब कुछ 11-11 याद करना है, मतलब अगर जेनेटिक्स पूछा तो STK11 जीन या फिर LKB1 भी होता है इसका नाम। STK11 और LKB1 जीन की प्रॉब्लम की वजह से होगा तो STK11। और कौन सी एज के बाद ये डिजीज़ देखने को मिलेगी? 11 ईयर्स के बाद। तो 11 साल के ऊपर का बच्चा होगा और 11 वाले जीन की प्रॉब्लम होगी, उसे बोलेंगे प्यूट्स जेगर्स। याद कैसे करोगे? P फॉर प्यूट्स, J फॉर जेगर्स। तो मतलब P फॉर प्यूट्स, इसकी फोटो थोड़ी सी एनलार्ज करके देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा P फॉर प्यूट्स, तो पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा P फॉर पिगमेंटेशन। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ फीमेल, म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन दिख रही है। हम मजाक से कई बार ये बोल देते हैं कि ये पेशेंट, ये फीमेल पक्का एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज हमेशा इसी की फोटो दी जाती है। सो वी कॉल हर एग्जामिनर्स क्रश ऑल्सो समटाइम्स, दैट इज हाउ आई रेफर टू हर, because he always gives only her photo of mucocutaneous pigmentation. So P for putes and P for pigmentation. JE for क्या है? JE for jejunum। तो ये जो पॉलिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखे जाते हैं? जेजुनम में देखे जाते हैं। और कौन सी शेप है? ट्री जैसी शेप है, तो या तो ट्री बोल लो, क्रिसमस ट्री पॉलिप या आर्बोराइजिंग पॉलिप। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ट्री है इसके अंदर की ये जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज किसने बनाई? ये जो अंदर इसके ब्रांचेस जा रही हैं, दीज आर एक्चुअली ब्रांचेस विच आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। तो रिमेंबर, एग्जामिनर के क्रश की फोटो पक्का आएगी, साथ पे क्रिसमस ट्री का पॉलिप आएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्यूट्स जेगर्स। रिपीटिंग, P फॉर पिगमेंटेशन, yes, I hope everyone's got that, P for pigmentation, and next is going to be JE for jejunum वाला पॉलिप। Now let's come to the next one. The next one is Cowden syndrome। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं way back in our neoplasia chapter। P10 जीन का प्रॉब्लम होता है। P10 जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम 10 पे प्रेजेंट होता है। तो रिमेंबर, P10 क्रोमोसोम 10 काउडेन, 10 10 ऐसे याद किया जाता है। P10 क्रोमोसोम 10 काउडेन। तो काउडेन सिंड्रोम है ना, तो इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें आएंगी। क्या क्या आता है? तो उसका भी निमोनिक P10। तो N से शुरू करते हैं। N फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर्स। T फॉर, एक तो हो गया थायराइड कैंसर, साथ में स्किन का एक ट्यूमर देखा जाता है, ट्रिकीलेमोमा। ट्रिकी मतलब हेयर, तो ये हेयर का एक ट्यूमर होता है। P फॉर पॉलिप्स, जो आप पढ़ ही रहे हो इस टेबल में, और इस P को थोड़ा सा मॉडिफाई करके B बनाना पड़ेगा, बिकॉज द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेस्ट कैंसर। सो एंडोमेट्रियल कैंसर, थायराइड कैंसर, polyp and breast cancer is what you see in 10-10-10 Cowden syndrome. Okay, coming to the fourth one, इसका नाम पढ़ना और याद करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बेनायन रूवेलकाबा रिले सिंड्रोम। ये भी P10 जीन का ही प्रॉब्लम है, बट जैसे इसका नाम याद करते करते हमें ऐसा लग रहा है कि हम पागल हो जाएंगे, तो पेशेंट में भी ऐसे ही कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। पॉलिप के अलावा पेशेंट में मिलता है मेंटल रिटार्डेशन। तो पेशेंट भी इसका नाम याद करते करते ही उसका IQ खत्म हो जाएगा, जैसे हमारा हो रहा है। So remember, patient has MR. Coming to the fifth one, tuberous sclerosis, इसका सिर्फ जीन याद करना है। TSC नाम में है, 2 जीन होते हैं, TSC 1 जीन होता है, and then there is something known as TSC 2 gene. For INICT students, you all need to know TSC 1 gene is on chromosome 9 and TSC 2 gene is on chromosome 16. 9 and 16, tuberous sclerosis, TSC 1 and 2. Finally, coming to the sixth one, Cronkhite-Canada syndrome, and इसमें कोई भी जीन याद नहीं करना, thankfully, बिकॉज दिस इज नॉन हेरिडिटरी। तो अभी तक आपने हर जगह कोई ना कोई जीन का नाम ज़रूर याद करा। जुवेनाइल से में 5 से कम वाले जीन, प्यूट्स में 11 वाला जीन, काउडेन 10 P10 जीन, बेनायन रूवेलकाबा भी P10 जीन, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में TSC 1-2 जीन। क्रोंकिट-कैनाडा जेनेटिक्स की वजह से होता ही नहीं, ये मदर और फादर से मिलेगा ही नहीं। मतलब याद करने का तरीका ये है कि कनाडा जाने का जो रेजिडेंसी परमिट है, जो PR है, वो आपको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलने वाला। ये आपको कनाडा जाना है तो अपना PR आपको खुद कमाना पड़ेगा, और खुद से कमाते कमाते पढ़ते पढ़ते तो काफ़ी साल हो जाएंगे मैम। तो ये जो डिजीज़ है, कनाडा जाते जाते तो हमें 50 साल ऊपर हो जाएंगे जब तक पढ़ाई ख़त्म होगी। तो ये डिजीज़ भी 50 के बाद दिखाई देती है, और जब तक हम पढ़ लिख के कनाडा पहुँचेंगे 50 साल के बाद, तो वैसे ही हमारे हेयर स्किन नेल तो बचेंगे नहीं। तो पेशेंट में एक तो पॉलिप्स दिखते हैं,
पॉलिप्स तो पूरे टेबल में हर जगह दिखते हैं। साथ में पेशेंट का हेयर लॉस होगा, स्किन का पिगमेंटेशन होगा एंड नेल्स का एट्रोफी होगा। वो सारी चीज़ें जो वैसे भी 50 साल के बाद और कनाडा जाते जाते जब तक पहुंचेंगे हो ही जाएंगी। बाल नहीं बचेंगे, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाएगा और नेल्स का एट्रोफी हो जाएगा। तो द ओनली नॉन हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट यू हैव टू नो इन दिस एंटायर टेबल इज कनाडा जाना। पेरेंट्स ने नहीं दिया हमें पीआर, हमें खुद कमाना पड़ेगा, तो कनाडा वाला नॉन हेरिडिटरी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स ऑफ GIT is going to be hamartomatous polyp. So now we are done with this. Hyperplastic polyp हो गया, hamartomatous polyp हो गए, इनमें इंटेस्टाइन कैंसर नहीं होगा। अब हम वो कैंसर, वो पॉलिप्स पढ़ेंगे जिनमें आगे जाके कैंसर होगा। उन पॉलिप्स को क्या बोला जाता है? एडिनोमा। सो द लास्ट टेबल दैट यू हैव टू नो आर द टाइप्स ऑफ एडिनोमा। नाम से सब कुछ क्लियर है। ट्यूब्यूलर एडिनोमा कैसा दिखाई देगा? ट्यूब्यूलर एडिनोमा वो होगा जो ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे जिसके अंदर ऑब्वियसली। विलस एडिनोमा कैसा दिखाई देगा? विलस मतलब जिसके अंदर विलाई दिखाई देंगे ऑब्वियसली। ट्यूब्यूलो विलस एडिनोमा क्या होगा? जिसमें दोनों दिखाई देंगे, ट्यूब्यूल्स भी दिखाएंगे, विलाई भी दिखाई देंगे। तो ये हम पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा कि एडिनोमा 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 मतलब होना तो तीनों में कैंसर है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी प्री कैंसरस। एडिनोमा शब्द का मतलब ही यही होता है, बट सबसे ज़्यादा, सबसे विलन जैसा कौन साउंड कर रहा है? सबसे ज़्यादा रिस्क किसका है? विलस एडिनोमा। रिमेंबर, जो विलस एडिनोमा है वो एक विलन है, मतलब मैक्सिमम रिस्क ऑफ इंटेस्टिनल कैंसर इज गोइंग टू बी विद विलस एडिनोमा। याद रहेगा, टेक होम मैसेज, विलस एडिनोमा इज द विलन। सबसे ज़्यादा कैंसर का पोटेंशियल इसमें है। बट ये सब एक एक दो दो एडिनोमास थे, एक एक दो दो पॉलिप्स। सडनली किसी में 100 पॉलिप्स से ज़्यादा हो जाए, उस डिजीज़ को बोलेंगे familial adenomatous polyposis, that is FAP. So minimum how many polyps? Minimum that person is going to have 100 polyps. And मैम देखो, familial adenomatous, adenoma word हुआ तो कैंसर तो होगा। So what is the risk of cancer? There is 100% risk of cancer। इस पेशेंट को पहले से ही फॉलो अप में रखो, बिकॉज कैंसर तो इसमें होना ही होना है। तो मोर देन 100 याद रखो। रिस्क ऑफ कैंसर 100, पॉलिप्स भी कितने? 100 से ज़्यादा। जेनेटिक्स आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो, हमने ऑलरेडी याद करा है नियोप्लेजिया के चैप्टर में कि FAP जैसे लिखते हो, इसके आगे जीन का नाम लिख दो, तो APC जीन इज व्हाट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड इन दीज पेशेंट्स। APC जीन का म्यूटेशन होता है, F हटा दो तो APC जीन इज अफेक्टेड। एंड APC जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? तो APC जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 5. सो वी विल राइट दिस वंस अगेन एज अ शॉर्ट फॉर्म ओवर हियर। प्लीज रिमेंबर दैट जो APC जीन है that is present on chromosome 5q. That is also a previous year question. Now coming back, familial adenomatous polyposis 3 टाइप का होता है। एक होता है क्लासिकल, जिसमें पेशेंट को सिर्फ फैप होता है, साथ मतलब 100 पॉलिप होंगे, मोर देन 100 पॉलिप्स होंगे, और साथ में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आईज में होती है, कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ऑफ्थाल में पढ़ा है रेटिना का एपिथेलियम, तो उसकी हाइपरट्रॉफी होती है, बस छोटी सी आईज की प्रॉब्लम, नथिंग मोर। फिर एक होता है टर्कॉट सिंड्रोम। एग्जाम में कैसे याद आएगा? टर एंड कॉट डिवाइड कर देना। कॉट से तो मुझे याद आ जाएगा कोलन में कुछ होता है, कोलन में क्या होता है? वो 100 पॉलिप होते हैं, ठीक है। एंड टर से मुझे याद आएगा कि कुछ टर्बन से रिलेटेड है। टर्बन मतलब ब्रेन, सर पे पहनते हो टर्बन, तो ब्रेन से रिलेटेड, तो ब्रेन के ट्यूमर्स देखे जाते हैं जैसे कि मेड्यूलोब्लास्टोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा। फाइनली जो तीसरा वर्जन है दैट इज गार्डनर सिंड्रोम। गार्डनर सिंड्रोम में भी सेम, पहले तो 100 पॉलिप देखे जाते हैं। फिर जिसको शौक है गार्डनिंग करने का, तो आप हमेशा क्या करते हो, जो मिट्टी है वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, एक एक करके लेयर्स हटाते हो मिट्टी की, फिर आप पौधा उगाते हो। तो सेम गार्डनिंग आपको यहाँ पे भी करनी है। सबसे पहली लेयर हमारी स्किन में क्या होती है? स्किन होती है ना बॉडी में सबसे पहले, तो स्किन में क्या ट्यूमर होगा? सेबेशियस सिस्ट। स्किन के नीचे क्या आता है? फाइब्रस टिश्यू, तो फाइब्रस टिश्यू में क्या होगा? फाइब्रोमा। उसके नीचे क्या आता है? बोन आता है, तो बोन में क्या होगा? ऑस्टियोमा। एंड बोन एंड टीथ साथ साथ रखना है, तो सुपर न्यूमररी टीथ। रिपीटिंग, स्किन में सेबेशियस सिस्ट, उसके नीचे फाइब्रस टिश्यू फाइब्रोमा, उसके नीचे बोन ऑस्टियोमा, उसके साथ टीथ, सुपर न्यूमररी टीथ। तो क्लासिकल फैप में आंख का प्रॉब्लम, टर्कॉट में टर्बन ब्रेन का प्रॉब्लम, गार्डनर में गार्डनिंग करनी है। ये तीनों ट्यूमर्स या ये पूरा फैप कौन से इनहेरिटेंस में पढ़ते हो? इन जेनेटिक्स। ही हैज़ अ वेरी डोमिनेंट एंड पावरफुल फादर वाज फैप, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं।
ये सब मिलके क्या कराते हैं, इंटेस्टिनल कैंसर. सो द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू नो इज इंटेस्टिनल कैंसर. एंड इंटेस्टिनल कैंसर में प्लीज रिमेंबर, एक दिन में किसी को भी कैंसर नहीं होने वाला. ये एक मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ जाता है. मल्टी स्टेप कार्सिनोजेनेसिस होता है, मतलब पहले इंटेस्टाइन नॉर्मल होती है, सबसे पहले उसमें ओमा बिनाइन एडिनोमा बनता है और एडिनोमा से आगे जाके कार्सिनोमा बनता है. तो कौन से जेनेटिक म्यूटेशंस देखे जाते हैं वो याद करने के लिए AK53, नॉट AK47, AK53, मतलब सबसे पहली म्यूटेशन जो देखी जाती है इज गोइंग टू बी APC जीन म्यूटेशन. के से कौन सी म्यूटेशन देखी जाती है, दैट इज केरास म्यूटेशन. आफ्टर दैट व्हाट वी गेट टू सी राइट टुवर्ड्स द एंड इज गोइंग टू बी P53 म्यूटेशन. तो तभी इसे याद करा, AK53, APC, केरास एज वेल एज P53. वन मोर रेडियोलॉजी साइन दैट यू हैव टू नो कि बेरियम एनीमा पे क्या देखने को मिलेगा व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेस्टिनल कार्सिनोमा. सो यू गेट टू सी दी एप्पल कोर अपीयरेंस. एप्पल कोर डिफॉर्मिटी ऑफ इंटेस्टिनल कैंसर इज वेरी फेमस. नियोप्लेजिया में ट्यूमर मार्कर ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटेस्टिनल मतलब C फॉर कोलन कैंसर. कोलन कैंसर का जो ट्यूमर मार्कर है दैट इज CEA, ब्लड में CEA बढ़ा हुआ आएगा. एंड फाइनली इन पेशेंट्स में स्टूल में ब्लड आता तो है पर उसे ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि स्टूल में ब्लड तो आ रहा है पर वो आंखों को दिख नहीं रहा. पेशेंट को कभी भी पता ही नहीं होगा कि उसके स्टूल में रोज बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लड बहुत महीनों से आ रहा है. तो ऑकल्ट ब्लड का मतलब होता है हिडन ब्लड, जो आंखों को नहीं दिखेगा पर आप टेस्ट लगाओगे तो दिखेगा. तो कौन सा टेस्ट होता है जो आपको ऑकल्ट ब्लड के लिए यूज करना होता है, दैट इज द गुएक टेस्ट. ओके, सो ऑल्दो आई शुड नॉट बी यूजिंग सच वर्ड्स, बट अगर एग्जाम में भूल गए कि गुएक टेस्ट यूरिन का टेस्ट था, स्टूल का था या ब्लड का था, ये पढ़ा कहाँ था, ये नहीं याद आया, तो बस ये वर्ड याद रख लेना. गुएक टेस्ट कहाँ के लिए यूज कर रहे थे, स्टूल सैंपल के लिए यूज कर रहे थे. ठीक है, दैट इज उसके नाम में गुएक टेस्ट है. ओके, ऑल सेड एंड डन. फाइनली इंटेस्टाइन ऑल्सो सेटल्ड. वन लास्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइन के एंड में एक अपेंडिक्स पे क्वेश्चन सर्जरी में पूछा जाता है, जस्ट अ स्पॉटर इमेज. अक्यूट अपेंडिसाइटिस पे क्वेश्चन आता है. तो आई वांट टू आस्क यू, पैथोलॉजी में जब अक्यूट अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस बनाई जाती है, जस्ट अ मिसलेनियस पॉइंट, तो क्या देख के बनाई जाती है? अक्यूट इन्फ्लेमेशन बना रहे हो तो कौन से सेल्स हम देखते होंगे, न्यूट्रोफिल्स देखते होंगे. बट कहाँ दिखने चाहिए न्यूट्रोफिल्स कि अक्यूट अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन बने? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस या सिरोजा? सो रिमेंबर इट हैज टू बी इन द मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया. जब न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं अक्यूट अपेंडिसाइटिस में, कहाँ दिखने चाहिए? ये मसल हो गया, मसल के बीच बीच में दिखने चाहिए. फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है बट थ्योरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड INI, नॉट फॉर FMG स्टूडेंट्स. ओके, सो न्यूट्रोफिल्स हैव टू बी सीन इन मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया, तब आप बनाते हो अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस. वेल, दैट्स एन एंड. GIT चैप्टर खत्म. GIT के साथ साथ लगे हाथ प्लीज लिवर वाला चैप्टर भी पढ़ लो ताकि पूरा सिस्टम खत्म हो जाए, एंड देन यू कैन गो ऑन टू द अदर चैप्टर्स.